तो बेसिकली देखिए, अस्सलाम वालेकुम। जो देखें वाइवा जो होता है ना, उसके अंदर आपको एक जहन में रखनी चाहिए चीज़ के वाइवा में इससे मैटर नहीं करता कि आपने कितना पढ़ा हुआ है। वाइवा में ये मैटर करता है कि आप उस वक्त उनके सवाल को कंपाइल करके उन सवाल को आप जवाब दे पा रहे हैं या नहीं। ठीक है। तो जी सर। अब मैं आपको यूजुअली जो है वो वाइवे में जो सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, जो स्ट्रेट क्वेश्चंस होते हैं वो तो एक अलग कहानी होती है। जो सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन होते हैं ना, उसके अंदर एक डिजीज होती है, कोई एक एक जो है सर्जरी होती है। ठीक है। और एक तीसरी तीसरी जो होती है वो पेशेंट की आइडेंटिटी होती है। आइडेंटिटी का मतलब होता है, या आप कह लें डेमोग्राफिक कह लें, वटेवर। कि फॉर एग्जांपल आइडेंटिटी के बारे में पहले बताऊंगा कि वो एक फीमेल हो सकती है, एक मेल हो सकता है, एक प्रेग्नेंट पेशेंट हो सकती है। ठीक है। एक एल्डरली पेशेंट हो सकता है, एक उसके अंदर स्मोकर हो सकता है। ठीक है। अल्कोहलिक हो सकता है। उसके बाद ड्रग एडिक्ट हो सकता है। ठीक है। उसके बाद आपकी जो आइडेंटिटी में ही, में वैसे तो ये डिजीज में भी आता है, लेकिन क्योंकि ये इतना कॉमन है कि हाइपरटेंशन हो गई, डायबिटीज मेलाइटस हो गई, जो बिल्कुल कॉमन चीज़ें हैं, तो ये बेसिकली पेशेंट की आइडेंटिटी में रेफरेंस में आ जाएगी। ठीक है। दूसरी चीज़ कोई एक सर्जरी होगी, और तीसरी चीज़ जो है कोई एक डिजीज होगी। वो डिजीज फॉर एग्जांपल माइस्थीनिया ग्रेविस हो सकती है, वो रूमाटाइड आर्थराइटिस होता है, वो कोई भी एक डिजीज होगी। अब वो जब आपसे ये सवाल पूछेंगे, तो आपको बेसिकली जैसे, अगर आप में से कोई ये आपको अपना जो एग्ज़ाम था जो इन लोगों ने दिया है, कोई क्वेश्चन मुझे बताएं जो आपको याद हो, जो आपसे पूछा था और आपको नहीं आता था, सिनेरियो बेस्ड। चले, मैं आपको सिनेरियो बताता हूँ कि एक पेशेंट है रूमाटॉयड आर्थराइटिस का, 40 ईयर फीमेल है। ठीक है। एंड शी इज़ गोइंग फॉर लेप्रोस्कोपिक कोलिस्टेक्टमी। ठीक है। तो आपसे वो पहला सवाल पूछते हैं कि हाउ विल यू एवेलुएट द पेशेंट। तो आप क्या जवाब देंगे? जी सर सर। उसमें हिस्ट्री, जाहिर पेशेंट की पहले हिस्ट्री लेंगे, उसकी सिवेरिटी ऑफ डिजीज का अंदाजा लगाएंगे। फिर अच्छा। जो मेडिकेशन ले रहा है उसके साथ उसकी क्या कंप्लायंस है, ये आपसे एग्जामिनेशन रियल टाइम, देखेंगे उसकी। एक सेकंड देखें, रियल टाइम में अब आपको मैं यहीं पे मैं आपको, क्योंकि स्टार्ट में ही आपको ये बताना बहुत ज़रूरी है, जेहन में रखें कि ये टोटल तकरीबन 5 मिनट में ये पूरा सिनेरियो है। ठीक है। तो 5 मिनट में आपने जी क्या सर। बोलना है कि आपके सारे सवाल पूरे हो जाएं। तो आप इस तरह बोलेंगे, हिस्ट्री लेंगे, सिवियरिटी ऑफ डिजीज बोलेंगे, या कुछ और बोलेंगे आप? सर इसको इस तरह कर लेते हैं ना, आफ्टर टेकिंग द कंसेंट आई विल evaluate द पेशेंट ऑन द बेसिस ऑफ हिस्ट्री, क्लिनिकल एग्जामिनेशन एंड इन्वेस्टिगेशन, एंड कंसल्ट द सर्जन अबाउट द प्लान ऑफ द about his plan, and then we according to that we will plan for the anesthesia जो है अच्छा। ये स्टार्टिंग में इसके जो ऊपर है। मजीद कोई इम्प्रूवमेंट कर सकता है? सर इसमें ये अब मजीद ये है कि जो है इसमें अब हमने कंसर्न बताने हैं जो है जिस तरह ये केस है, तो इसमें जो है एक जो है लैब को लेकर रिलेटेड जो कंसर्न है हमारे, प्री ऑप कंसर्न है, इंटर ऑप है, और पोस्ट ऑप जो कंसर्न है। इसी अच्छा। तरह कुछ एज रिलेटेड चीज होती हैं, फीमेल है जाहिर बात है इसमें जो है प्रेगनेंसी वगैरह और दूसरी चीजें भी, वो सारा जो है ना उसको देखा जा सकता है। ओके। आगे। सर अब इसके जो है प्री ऑप कंसर्न जो देखें, है। पहले तो मैं आपको एक जेन में रखें कि ये जो आप बोल रहे हैं ना, प्री ऑप, इंट्रा ऑप, ये आप लोगों को तोते की तरह रटवाया गया है, लेकिन इसको कभी कभी प्रैक्टिकली कंडक्ट करना, इस आंसर में फिट करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। ठीक है। तो जहां जी पर सर। ये चीज फिट होती है वहां पे फिट करें। अभी तक आपने कोई एक भी काम की बात नहीं बताई है। अभी आप सिर्फ मुझे कहानी सुना रहे हैं। ये ये मैंने आपसे पहला सवाल पूछा है, रियल टाइम में आप क्या जवाब देंगे? हाउ विल यू एवेलुएट दिस पेशेंट?
और उसमें जाहिर है हमारा आंसर हिस्ट्री और एग्जामिनेशन से ही आगे चलेगा। अच्छा, पेशेंट को जाहिर है हम एवेलुएट करेंगे, मतलब ये तो एक सिनेरियो है ना, पेशेंट को एवेलुएट करेंगे, उसका फिजिकल एग्जामिनेशन करेंगे, कोई एक फाइंडिंग पिक सेकंड, करेंगे, कोई। ये क्वेश्चन रिमेंबर वन थिंग, ये टेबल वाइवा है। टेबल वाइवे में इस तरह करते हैं, हिस्ट्री एग्जामिनेशन का लफ्ज बोलते हैं। नहीं सर, 5 मिनट है, ज़हन में रखें बात, ये 5 मिनट है, ये पहला क्वेश्चन है एवेलुएशन, ये एक वाहिद क्वेश्चन ही, ये सवाल का आंसर विद इन 1 मिनट खत्म होना चाहिए मैक्सिमम। मुझे ये बताएं कि रूमेटॉइड आर्थराइटिस में प्रॉब्लम्स क्या होती हैं? सर उसमें एस्पिरेशन का रिस्क होता है, इसमें सर्वाइकल स्पाइन की जो मूवमेंट्स हैं वो रिस्ट्रिक्टेड होती हैं, माउथ ओपनिंग रिस्ट्रिक्टेड होती है। ओके, इसके अलावा जो वो मेडिकेशन ले रहा होता है उसके कोई साइड इफेक्ट्स होते हैं, मतलब हो क्या साइड सकते इफेक्ट्स हैं। होते हैं? मतलब अगर वो गोल्ड या पेंसिलामीन या ब्लड डिस्क्रेजियाज हो सकते हैं, हेपेटिक चेंजेस हो सकती हैं, उनमें डिरेंजमेंट्स हो सकती हैं, अच्छा, रीनल प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। ठीक है, एनसेड अगर ले रहा है तो उससे जाहिर है उसकी गैस्ट्रिक हिस्ट्री, पेन एपिगैस्ट्रियम या ब्लीड की हिस्ट्री हो सकती है। ठीक है, और एनीवन हु कैन इम्प्रूव इट? जी भाई, एनीवन एल्स हु वांट टू इम्प्रूव इट? ये ये साधी, राशिद, ये मीरा, हु आर दे? आप देखें वहां पर, अब आपको मैं जो ये सवाल पूछ के जो मैं आपको बेसिकली पॉइंट आउट करना चाह रहा हूँ ना, कि देखें वहां पर आपको अ, बहुत ही कंसाइज वर्ड्स में आपने बतानी है बात। तो अगर कोई मुझसे पूछे कि भाई रूमेटॉइड आर्थराइटिस क्या है, तो आप क्या ये बताएंगे कि एक मल्टी सिस्टेमिक डिजीज है? ठीक है, कि इसमें कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, ठीक है, जो एयरवे, ठीक है, मेनली तो ये आप बताएंगे, लेकिन इसके अंदर न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम्स भी होती हैं, इसके अंदर जो फिजिकल डिबिलिटी भी होती है। तो इसमें देयर आर सो मैनी। आपने सबसे पहले लफ्ज बोला एस्पिरेशन। एस्पिरेशन कैसे होती है रूमेटॉइड आर्थराइटिस में? नहीं सर, वो सही नहीं है, वो एस्पिरेशन नहीं होती, और रिस्क दूसरे मुझे इंक्रीज नहीं बताएं होता है इसमें। कि रूमेटॉइड आर्थराइटिस में सबसे पहली मेडिकेशन गोल्ड और पेंसिलामीन होती है? नहीं सर, एनसेड और स्टीरॉइड ले रहे होते हैं ये। तो देखे ना, तो तरतीब आपको खुद समझ आ रहा है ना कि आपने क्या बोला है? जी जी सर। ठीक है, तो आपने तरतीब से बतानी है चीज। अगर आप तरतीब से नहीं बताएंगे तो यू विल नॉट बी एबल टू कंपाइल योर आंसर। ठीक है, तो मतलब लाइक है कि ये चीज को आपने कंपाइल करके कंसाइजली आपने उनको बताना है कि भाई इसके अंदर ये प्रॉब्लम्स हैं, और आपने इस तरीके से उसको करना है। तो सिस्टेमिक मल्टी सिस्टेमिक जब डिजीज होगी, तो आप उसमें ये कहेंगे कि दिस इज अ मल्टी सिस्टेमिक डिजीज, सो वी विल इवेलुएट ऑन द बेसिस ऑफ हिस्ट्री, एग्जामिनेशन एंड इन्वेस्टिगेशन हाउ मच इज द systemic involvement, and how much is the like end organ damage. ठीक है, so there are two components, one is because of the disease and one is because of the medications. ठीक है, तो medications को आप कर सकते हैं कि एक इसकी सिम्टोमेटिक रिलीफ होती है, जो सिम्टोमेटिक रिलीफ की होती हैं, और एक इसकी डिजीज मॉडिफाइंग एंटी रोमाटाइड ड्रग्स होती हैं, जिनकी सबकी ओवरऑल एक तो इम्यूनोसप्रेशन है, उसके साथ इसकी वजह से लिवर की प्रॉब्लम है, इसकी वजह से बोन मैरो की प्रॉब्लम है, इसकी वजह से किडनीज की प्रॉब्लम है। ठीक है, तो इस तरीके से आपने बताना होगा। तो वी विल जस्ट सी कि इसकी कितनी है। तो जो ये नॉर्मली जो होता है, जो इसके ना एयरवे से रिलेटेड है, तो एयरवे में आपने इसमें जो एक तो एक एक है, इसकी लफ्ज है अटलांटो एक्सियल सबला इंस्टेबिलिटी, एक ये चीज है। दूसरे, माउथ ओपनिंग की प्रॉब्लम हो सकती है बिकॉज ऑफ टीएम जॉइंट एनकाइलोसिस। ठीक है, ये दो बातें सबसे पहले आप बोल सकते हैं।
उसके अलावा जो इसके अंदर और जो प्रॉब्लम जो होती हैं जो वो भी डिपेंड करेगा कि इसके इवन इवन जो है वो अगर आपने रीजनल एनेस्थीसिया परफॉर्म करना है तो वो भी बहुत चैलेंजिंग होगा। इसके अंदर इवन आईवी लाइंस विल बी वेरी चैलेंजिंग। ठीक है, कॉन्ट्रैक्चर्स अगर बने हुए हैं तो इवन आईवी लाइंस लेना बहुत बड़ी प्रॉब्लम होगी। तो ये सारी बातें आपने उनको बताना है कि प्री ऑपरेटिव असेसमेंट विल बी फोकस अराउंड दिस थिंग। तो अब आप मुझे बताएं कि आपसे जब मैं 2 दफा पूछ रहा था तो आप खाली ये कह रहे थे हम हिस्ट्री लेंगे, एग्जामिनेशन करेंगे, इन्वेस्टिगेशन करेंगे, लेकिन आपका मीनिंगफुल आंसर नहीं था। तो आप तो अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं ना। जिसमें जो उन्होंने डिटेल आपसे पूछनी होगी तो वो आपको बता देंगे। ठीक है, जो मैं अगर इस क्वेश्चन को मजीद अगर इसको हम थोड़ा सा एक्सपेंड करें तो मुझे बताएं लेप्रोस्कोपी कोलिस्टेक्टमी से रिलेटेड आपको क्या चलो लैप भी हटा दे, कोलिस्टेक्टमी से रिलेटेड आपके दिमाग में क्या बातें होती हैं जो आपको एक एज एनेस्थेटिस्ट पता होनी चाहिए? कोई बता सकता है बात? जी, कोलिस्टेक्टमी से रिलेटेड आप क्या बताएंगे? कि भाई स्टोन्स हैं, स्टोन्स कहीं बिलियरी ट्रैक में तो नहीं चले गए? ठीक है, कोई कोई जो है वो कोई मैस तो नहीं बन गया है? ठीक है, रप्चर तो नहीं हो गया है? ठीक है, बिलियरी ट्री की इन्वॉल्वमेंट होगी तो जॉइंटस होगा। ठीक है, उसके बाद ए कैलकुलस भी तो हो सकता है ना। तो ये आपको ये सारी चीजें आप पूछेंगे कि भाई व्हाई यू आर डूइंग कोलिस्टेक्टमी, और उसकी वजह से कोई और प्रॉब्लम्स तो नहीं है। फिर उसके बाद लैप्रोस्कोपिक वर्सेस ओपन, ये दो एक इंपॉर्टेंट बात होगी जो आप उनसे कर सकते हैं। ठीक है, बाकी ये है कि जो उसके क्रिटिकल स्टेप्स हैं वो तो एक अलग कहानी है। ये भी आप साथ ही बता सकते हैं कि इसके अंदर लैप्रोस्कोपिक सर्जरी में एक जो है वो इंसर्शन ऑफ जो ट्रोकार होता है, दैट इज अ क्रिटिकल स्टेप। क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती है ट्रोकार की इंसर्शन के वक्त, कोई बताएगा? गट परफोरेट कर सकते हैं, ब्लीडिंग प्रॉब्लम हो सकती है सर उसमें। गट ब्लीडिंग और सबकुटेनियस अगर वो पूरा डीप पेनिट्रेट नहीं करेंगे तो एम्फाइजीमा, अगर देखें, हम गैस गट के इनसफलेट कर। लिए गट के बजाय आप विजरा का लफ्ज बोले तो इट विल बी बेटर। जी विजरल इंजरी हो सकती है, ब्लीडिंग की जगह आप वेस्कुलर इंजरी बोलें। ठीक है, सही। और जो तीसरा आप जो बता रहे हैं, जो तीसरी एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो हीमोडायनेमिक रिस्पॉन्स आता है। ठीक है, हीमोडायनेमिक रिस्पॉन्स होता है वो नॉट ओनली इट कैन बी टैकी एंड हाइपरटेंशन, इट कैन बी ब्रेडिकार्डिया। ठीक है, पैराडॉक्सिकल रिस्पॉन्स भी आ सकता है अगर डेप्थ ऑफ एनेस्थीसिया सही नहीं है ना, तो ट्रोकार की इंसर्शन करते वक्त भी हीमोडायनेमिक रिस्पॉन्स आ सकते हैं। ठीक है, दूसरा स्टेप क्रिटिकल होता है जब इंसफलेशन करते हैं। तो इंसफलेशन में क्या हो सकता है, इंसफलेशन के वक्त क्या क्या हो सकता है, सोचें जरा। कार्बन डाइऑक्साइड एम्बोलिज्म का नाम सुने? एक बिल्कुल वेसल हो में सकता है सर। एक वेसल की इंजरी हो गई और एक एम्बोलिज्म हो गया। ठीक है, अगर कार्बन डाइऑक्साइड आप कहेंगे जी कार्बन डाइऑक्साइड तो ब्लड में भी होती है वैसे भी, तो एम्बोलिज्म क्यों होगा? वो एम्बोलिज्म उस वक्त होगा कि वो अगर नॉर्मली तो इतनी ज्यादा अमाउंट में तो नहीं होती ना। तो अगर एक मेजर वेसल के अंदर आपने उसका ट्रोकार इंसर्ट कर दिया और उसके अंदर एयर CO2 भरनी शुरू कर दी है, तो दैट विल क्रिएट अ CO2 एम्बोलिज्म। ठीक है, और दूसरी ये होता है कि उस वक्त जब वो इंसफलेट करते हैं तो उस टाइम पर भी हीमोडायनेमिक रिस्पॉन्स आता है। ठीक है, बिकॉज वो उस टाइम पर अगर आपकी डेप्थ ऑफ एनेस्थीसिया अच्छी नहीं है तो उस टाइम पर वेगल रिस्पॉन्स आने के चांसेस होंगे, ब्रेडिकार्डिया। ठीक है, प्लस उस टाइम पर फिर जो है सॉर्ट ऑफ एब्डोमिनल कंपार्टमेंट सिंड्रोम लाइक पिक्चर होगी। ठीक है, एब्डोमिनल कंपार्टमेंट कंपार्टमेंट आप कह लें, हाइपरटेंशन कह लें, या इंट्रा एब्डोमिनल हाइपरटेंशन कह लें, या सिंड्रोम कंपार्टमेंट सिंड्रोम लाइक पिक्चर होगी। ठीक है, जिसमें जिसमें जो है वो आपका वीनस रिटर्न कम हो रहा है, आपकी वो रिस्पॉन्स आ रहा है। ठीक है, तो ये आपके दिमाग में होना चाहिए। और तीसरे स्टेप में जो CO2 जो ब्लड में लेवल्स बढ़ रहे हैं तो उसकी वजह से सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन हो रही है, और सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन की वजह से आपका हाइपरटेंशन और टैकीकार्डिया उस टाइम पे हो सकता है। यानी कि
तो आपने अपनी स्टेप्स को मैनेज करना है कि आपने एडिक्वेट डेप्थ ऑफ एनेस्थीसिया हो व्हेन दे आर पुटिंग द ट्रोकार। आपकी जब वो इंसफलेट कर रहे हैं और एब्जॉर्ब हो रही है, उसके बाद आपने क्या चीज़ होती है, और जब इंसफलेट करते हैं और इस वक्त क्या एक और प्रॉब्लम होती है, मैंने आपको ये एब्डोमिनल कंपार्टमेंट सिंड्रोम वाला बताया। एयरवे में कोई प्रॉब्लम होती है वेंटिलेशन में? मिनट वेंटिलेशन ज्यादा चाहिए होती है, रिक्वायरमेंट बढ़ जाती है, एफर्सी कम होता है उसमें। एफआरसी। एफआरसी कम होगा, एफआरसी कम होगा। अच्छा देखिए, हम मुझे एक बात बताइए कि ये सर जुमलों, पीक क्योंकि बढ़ आप लोग, जाएगी। देखो बेटा मेरी बात सुनो, आप लोगों को क्योंकि आदत है किताबों का रट्टा सुनाने। एफआरसी क्या होती है प्रैक्टिकली वेंटिलेशन में? एफआरसी तो भाई, एफआरसी का कॉन्सेप्ट तो स्पॉन्टेनियस वेंटिलेशन में होता है ना। किताब के रट्टे ना सुनाएं। इसमें सर लंग कंप्लायंस कम हो जाएगी, वी शुड से कि लंग लंग कंप्लायंस, कंप्लायंस कम हो जाएगी। नहीं लंग कंप्लायंस का भी ये भी ठीक है, आप जवाब वो भी सही, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि एफआरसी कम नहीं होगी, लेकिन मुझे बताएं कि प्रैक्टिकल इफेक्ट क्या होता है। रिस्ट्रिक्टेड सर मूवमेंट्स होंगी प्रैक्टिकली सर। मिनट वेंटिलेशन। एक मिनट एक मिनट। एयरवे प्रेशर्स बढ़ेंगे कि कम होंगे? बढ़ेंगे बढ़ेंगे सर। तो ये बोले ना, सर ये प्रैक्टिकली तो ये प्रेशर बढ़ेंगे एयरवे प्रेशर कम और बढ़ेगा, और मतलब पीक प्रेशर्स बढ़ेंगे, और आपकी जो वेंटिलेशन है वो कम हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि जो भी आप प्रेशर दे रहे थे, अगर आप दोनों दोनों होंगी, अगर आप दे रहे हैं प्रेशर कंट्रोल वेंटिलेशन, तो आपको प्रेशर को बढ़ाना पड़ेगा। ठीक है, और अगर आप दे रहे हैं जो है आपकी वॉल्यूम कंट्रोल वेंटिलेशन है, तो आपको वॉल्यूम को ऑप्टिमाइज करना पड़ेगा कि जिसमें एयरवे प्रेशर क्रिटिकल लेवल पे ना बढ़े। ठीक है, तो ये बेसिकली उस टाइम पर आपने, दूसरी इंपॉर्टेंट चीज एयरवे से रिलेटेड एक इंपॉर्टेंट बात है, वो बताइए। ये बड़ा कॉमन, ये भी एंडोब्रोंकियल होने के चांसेस होंगे। इसमें पोजीशन के साथ एग्जैक्टली यही लिखा ठीक है, एंडोब्रोंकियल होने के चांसेस होंगे। ठीक है, और उस टाइम पर जब वो पेशेंट की पोजीशनिंग करेंगे, तो उस टाइम पर जो है वो आपकी इवन ट्यूब डिस्कनेक्ट हो सकती है। है। ठीक है, जो उस वो, और उसके भी इफेक्ट आते हैं, जो आपका जो रिवर्स ट्रेंडलन वर्क करते हैं, और हेड अप जो पोजीशन करते हैं ना, और लेफ्ट साइड पे थोड़ा सा टिल्ट करते हैं, और अगर वो आपने है फुट एंड को बहुत ज़्यादा किया है, तो ऐसे पेशेंट की जिनके अंदर ऑटोनॉमिक की सिस्टम की प्रॉब्लम है, तो उस टाइम पर वीनस रिटर्न कम होने की वजह से हाइपोटेंशन हो सकती है। ठीक है, जिस टाइम पर वो ये पोजीशनिंग कर रहे हैं, ऑफ कोर्स ये चीज़ें कंपनसेट हो जाती हैं। तो ये लेप्रोस्कोपिक सर्जरी के बारे में यही बातें हैं जो आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, बाकी अगर हम मैनेजमेंट की तरफ वापस आएंगे, तो मैंने आपको लेप्रोस्कोपिक सर्जरी के बारे में बता दिया। अगर उन्होंने पहला क्वेश्चन आपसे ये पूछा है हाउ विल वी इवेल्युएट, तो आप उनको सिस्टमैटिक बता देंगे कि उसमें अगर कोई उनकी जो आपकी जो ये जो है फिजिकल उसकी एक्टिविटी देखेंगे, अगर उसका कोई रिजर्व कम है, आप ईसीजी कराएंगे, ईसीजी में कुछ फाइंडिंग्स हो सकती हैं, आप एक्सरे कराएंगे, उसमें कुछ फाइंडिंग्स हो सकती हैं। आपने जो है वो सर्वाइकल स्पाइन को आपने देख लिया है। ठीक है, उसमें बोथ आपकी एक्सरे भी आ गया और एमआरआई भी आ गया। ठीक है, अच्छा उसके बाद आपने ब्लड ब्लड की आपने टेस्ट करवा लिए, तो उसमें सीबीसी करवा लिया, एलएफटीज करवा लिए। ठीक है, रीनल फंक्शन टेस्ट करवा लिए। तो ये आप उसकी एवेल्युएशन में ये सारी बातें आप बता सकते हैं। ठीक है, जो भी इन्वेस्टिगेशंस होंगी वो ऑन द बेसिस ऑफ वो होंगी हिस्ट्री। ठीक है, और अगर ईसीजी में कोई फाइंडिंग है या फिजिकल एक्टिविटी है, तो फिर आप एको की तरफ जाएंगे। ठीक है, और इसमें टीएम जॉइंट के बारे में भी हमने बात की थी। तो उसमें बेसिकली फिर अगर प्रॉब्लम होगी, तो दो तीन बातें अगले स्टेप में बताएंगे कि क्या। अच्छा एक और क्वेश्चन, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन इमरजेंसी सर्जरी, इलेक्टिव सर्जरी, और दो ये तो इमरजेंसी और इलेक्टिव तो दो इसके दरमियान के लफ्ज हैं, अर्जेंट और प्लान। तो आपके ख्याल से लेप्रोस्कोपिक सर्जरी क्या है?
क्या ये इमरजेंसी है, ये इलेक्टिव है, ये अर्जेंट है, ये प्लान्ड है? सर इट्स अ प्लान्ड सर्जरी, जिसको शेड्यूल्ड सर्जरी भी कहते हैं। वेरी गुड। ये एक्चुअली ये इलेक्टिव और प्लान्ड जो है ना, ये मिलती जुलती चीजें हैं। प्रैक्टिकली प्लान्ड का लफ्ज क्योंकि कोई बोलता ही नहीं है, लेकिन ये इट इज नॉट इलेक्टिव। ठीक है, एक्चुअली इट्स नॉट इलेक्टिव। उसकी वजह ये है कि अगर अगर आप छोड़ेंगे तो एक इवन रप्चर भी हो सकता है। इवन जो मॉडर्न ट्रेंड है ना, वो एक्चुअली इफ इट इज विद इन 3 to 4 days, तो पहला ये कॉन्सेप्ट था कि जी एक्यूट कोलेस्टाइटिस के अंदर कोलेस्टेक्टमी नहीं की जाती थी, लेकिन जो मॉडर्न मतलब लाइक कि जो रिसेंट ट्रेंड है वो एक्यूटली करते हैं, वो एक्यूट ही करते हैं। बल्कि उनका उसमें कहते हैं कि जी उसमें एडहेरेंस नहीं बनी होती, तो दैट दैट गिव्स अ बेटर रिजल्ट। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए बात। अच्छा, दूसरी बात ये कि इसमें एक और जो अब एयरवे से रिलेटेड वो आपसे सवाल ज़रूर पूछेंगे इसमें। एक एयरवे से रिलेटेड और एक इन्वेसिव मॉनिटरिंग से रिलेटेड। नहीं, आई एम सॉरी, ये राइटिंग सही नहीं आ रही। इन्वेसिव एयरवे में आपने उनको अब एक फाइबर ऑप्टिक कहना है। अगर उसकी कोई भी आपको डाउट है, वो कहेंगे कि आप एवेल्युएट करेंगे, तो अगर उसमें अ, अ, जो है उसकी प्लांटो एक्सियल सबलक्सेशन के रेफरेंस से भी, प्लस इसकी माउथ ओपनिंग के भी रेफरेंस से, तो अब एक फाइबर ऑप्टिक की तरफ जाएंगे। तो अगर उन्होंने आपसे अब एक फाइबर ऑप्टिक के बारे में पूछना है तो आपसे पूछ लेंगे। इन्वेसिव मॉनिटरिंग, अगर कोई कार्डिक की सिग्निफिकेंट इन्वॉल्वमेंट है, तो उस सूरत में वो जुमला आप ये याद कर लें, इन एडिशन टू स्टैंडर्ड ASA 1 and 2 मॉनिटरिंग, यू विल गो फॉर इन्वेसिव ब्लड प्रेशर मॉनिटरिंग, या कोई भी इससे रिलेटेड अगर आपका आ रही है चीज़। अच्छा, एक और मैं इससे पूछना चाह रहा था कि ये जो पेशेंट है, इसका एएसए स्टेटस क्या होगा? अगर कोई इस पेशेंट का एएसए स्टेटस पूछे, तो आमतौर पे क्या कहेंगे आप एएसए स्टेटस? टू सर पर्टिकुलर रिपीट कर सकते हैं? एएसए स्टेटस में बेसिकली ये या ये 2 होगा या 3 होगा। अगर ये चीज़ें अनकंट्रोल हैं, मोस्ट प्रोबेबली आप इसको 3 में लेबल करेंगे। ठीक है, क्योंकि आमतौर पे रोमाटॉइड आर्थराइटिस की जो कंडीशन होती है, वो इसके में कुछ ना कुछ सिस्टमेटिक इन्वॉल्वमेंट या कुछ ना कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिससे फिजिकल में मतलब लाइक वो एक उसकी अनकंट्रोल के एलिमेंट आता है। ठीक है ना, तो या ये 2 होगा या ये 3 होगी। तो ये आपको हर पेशेंट का एज से स्टेटस निकालना आना चाहिए। इसके अंदर एक एज से स्टेटस से रिलेशन में आपको बता दूं बात, जो कि बहुत लोगों को गलत कन्फ्यूजन रहती है। एक पेशेंट एज से स्टेटस के रेफरेंस से मैं पूछता हूँ। एक पेशेंट है, वो उसको फायर आर्म इंजरी हुई है। ठीक है, फायर आर्म इंजरी हुई है और वो सिवियरली ब्लीड किया और उसकी हीमोग्लोबिन अब 4 आई है। उसका एज से स्टेटस क्या है? उसके और कोई 5 यंग यंग सर है? 5 है इसका। 5 होगा, 4 to 5 किस 5। तरह होगा? वो कैसे 5 होगा? सर अगर लाइफ थ्रेटनिंग है उसकी, अच्छा, मतलब HB, सिर्फ HB तो 5 क्या एक है होता ना, है? अगर हीमोडायनामिकली। एक सेकंड, ये मैं आपकी क्लैरिफिकेशन कर दे। जो ये से स्टेटस होता है ना, इसका सर्जिकल कंडीशन से कोई ताल्लुक नहीं है। ठीक है, जो वेस्कुलर इंजरी होती है सर या उसमें 5 में 5 तो होता है कि कोई ऐसी कंडीशन है जिसमें पेशेंट इज नॉट 4 हीमोग्लोबिन पे, क्या पेशेंट मर जाएगा? सर ये 4 नहीं के सर, डिपेंड करता हिसाब है से ना। तो ऐसे 4 फायर बनता है। सर मैं नहीं, आंसर करूं सर, इसमें देखें, अगर क्लिनिकली फायर आर्म है तो वो एक्यूट इंजरी है, और अगर हीमोडायनेमिकली वो अनस्टेबल है, टेकिकार्डिया, हाइपोटेंशन है, तो पेशेंट विद इन मतलब नहीं नहीं उसकी नहीं इम्पेंडिंग डेथ तो हो सकती है। नहीं नहीं नहीं, वो बिल्कुल भी नहीं है। इसका ASA 1E है। ये ज़हन में रखें बात, इट्स अ हाई रिस्क सर्जरी। ये आप लोगों को ये क्लियर कर लें अपने आप को। ASA स्टेटस इज नॉट रिलेटेड टू सर्जिकल कंडीशन। एक पेशेंट है जो मेडिकली फ्री है, सर्जिकल कंडीशन इज सेपरेट। ठीक है, सर्जिकल कंडीशन इज सेपरेट देन मेडिकल कंडीशन। इसका मेडिकल कंडीशन से जरा जरा याद करें ऐसे स्टेटस क्या होता है। ये गलती बहुत सारे लोग करते हैं। ये इट्स 1E, ये इमरजेंसी सर्जरी है एंड इट्स अ हाई रिस्क सर्जरी। जिससे जो राइट उसमें बेसिकली वो क्रोनिक हेल्थ कंडीशंस उसमें सारी मेंशन है बहुत कि बहुत माइल्ड है, शुक्रिया, मॉडरेट है, बहुत बहुत क्रोनिक शुक्रिया। कंडीशंस। ठीक है,
अब आपको मैं इसी में ही आपको एक एग्जांपल देता हूँ कि एक पेशेंट है जिसका टाइट माइट्रल स्टीनोसिस है, ठीक है। टाइट, एक मिनट, अभी अभी हम इसको करते हैं। टाइट का मतलब होता है बेसिकली क्रिटिकल, ठीक है। तो उसकी अपेंडिसेक्टमी है, सिवियर माइट्रल स्टीनोसिस फॉर अपेंडिसेक्टमी। इसका क्या स्टेटस होगा? इसमें सर EF को भी वैसे तो काउंट करते हैं, लेकिन अदरवाइज 3 होगा। नहीं, 3 नहीं होगा ना, सिवियर है ना, अगर ये टाइट है, 4 क्रिटिकल, सर, 4। वो और 4, फिर काउंट करें। 4E होगा, ठीक है। ये चीज आप लोगों को बिल्कुल। अच्छा मुझे बताएं, प्रेग्नेंट पेशेंट का क्या ऐसे स्टेटस होता है? 2। 2। क्यों? 2 होता है सर। वाई? सर उसमें फिजियोलॉजिकल चेंजेस जो हैं उनको कंसिडर करते हैं इक्विवेलेंट टू माइल्ड स्मोकर सिस्टमिक इन्वॉल्वमेंट। स्मोकर का क्या होता है ऐसे स्टेटस? 2 2 2 2। अच्छा, जो ओबेसिटी होती है, ओबेसिटी में अगर क्लास 3 ओबेसिटी है, BMI मोर देन 40 फॉर एग्जांपल, A से 3 होगा सर। A से 3 होगा, ठीक सर है। ये अच्छा, 3। अब आप मुझे बताएं कि जो एथलीट है उसको आपने पल्स ऑक्सीमीटर लगाया और उसका हार्ट रेट आया है 48, इसका A से स्टेटस क्या होगा? 1। 1 होगा सर। वेरी गुड, ठीक है। तो ये चीज आप लोगों को बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए। अच्छा, एक पेशेंट है, उसको कोई सर्जिकल कंडीशन है, इसकी एक, अच्छा बहुत सारी इसके अंदर कंफ्यूजन है। कैंसर पेशेंट का क्या होगा इससे स्टेटस? एक कैंसर है, एक पेशेंट को सर्वाइकल, सॉरी, ये जो है ना कोलन का CA कोलन है, ठीक है। सर 2 to 3, अगर एसोसिएटेड उसकी कोई इन्वॉल्वमेंट्स नहीं है विजराल की। जी, अब ये देखो, ये मैंने आपको बताया ना कि दिस इज अ ग्रे एरिया। इसके अंदर अगर CA को कोलन है और उसके अंदर ऑब्स्ट्रक्शन हो गई है अभी, ठीक है, या उसकी वजह से उसको एनीमिया हो गया है, एनीमिया हो सकता है, कैंसर के अंदर एनीमिया हो बिल्कुल हो सकता है, सकता है। ऑब्स्ट्रक्शन जी हो हो सकता सकता है। है। अच्छा, बिल्कुल हो सकता है उसके सर। बाद जो है ये पेशेंट कीमोथेरेपी ले रहा होगा, ठीक है। तो अगर कीमोथेरेपी की वजह से क्या क्या इफेक्ट्स हो सकते हैं, बोन मैरो का होता है, ठीक है, लिवर फंक्शंस होते हैं, उसके अलावा जो है आपका जो रीनल फंक्शंस भी हो सकते हैं, प्लस कार्डियोवास्कुलर सिस्टम हो सकता है, ठीक है। यानी कि, अच्छा आपने कभी सोचा है कि कीमोथेरेपी से ये इफेक्ट्स क्यों होते हैं, क्यों बाल गिर जाते हैं, क्यों बोन मैरो में प्रॉब्लम हो जाती है? जी, कैंसर सेल के साथ साथ नॉर्मल भी अफेक्ट होते हैं। वेरी गुड, ठीक है ना। जो जितनी दवाइयां होती हैं, ये कैंसर सेल जो होते हैं ना, वो क्या होता है, वो मादर पिदर आजाद हो जाता है, ठीक है। कैंसर सेल जो है वो होता है कि जो एपोप्टोसिस का जो सिस्टम है ना, वो उससे हो जाता है, कैंसर अनकंट्रोल हो जाता है, ठीक है। तो वो होता तो अपना ही है ना बाशिंदा, लेकिन वो बागी हो जाता है। तो जब जो भी होती हैं वो बेसिकली साइटोटॉक्सिक एजेंट्स होते हैं, ठीक है ना। तो साइटोटॉक्सिक एजेंट्स जो हैं वो अपनी बॉडी को भी डैमेज करते हैं, इस वजह से उसमें जो है वो मायोकार्डाइटिस भी होता है। और ये जितने बोन मैरो की प्रॉब्लम है, या लिवर की प्रॉब्लम है, या रीनल की प्रॉब्लम्स हैं, तो ये आपको थोड़ा सा उसका आइडिया होना चाहिए कि कीमोथेरेपी की वजह से ये प्रॉब्लम्स इस वजह से होती हैं, ठीक है। फिर तो ये बेसिकली इन कंडीशंस में उसका एस स्टेटस उस हिसाब से बदल जाएगा। तो ये आपको, बाय द वे, ये अब हमने जैसे जिक्र किया ही है, तो कैंसर के बारे में भी दो तीन बातें और कर लें। कैंसर के बारे में क्या क्या, ब्रेन ट्यूमर इज एन एक्सेप्शन, ठीक है। ब्रेन ट्यूमर इज एन एक्सेप्शन, क्योंकि ब्रेन ट्यूमर में आमतौर पे वो होते बिनाइन है, लेकिन उनकी, क्योंकि उनकी वजह से न्यूरोलॉजिकल इन्वॉल्वमेंट होती है, तो इट कैन बिकम वेरी सीरियस, क्योंकि न्यूरोलॉजिकल इंजरी जो है वो रिवर्स नहीं होती। तो लेकिन एक्चुअली यूजुअली दे आर बिनाइन, और उनकी कंडीशन थोड़ी सी डिफरेंट होती हैं, तो उसके न्यूरोलॉजिकल स्टेटस के हिसाब से वो उसकी चीज आएगी। लेकिन जो बाकी ट्यूमर्स होते हैं ना, जिसमें भी उनकी एक लोकल एक्सटेंट होती है, ठीक है, एक लोकल एक्सटेंट होती है, उसके बाद उसका मेटास्टेसिस होता है। लोकल एक्सटेंट का मतलब क्या है? लोकल एक्सटेंट में क्या चीज इंपॉर्टेंट होती है हमारे लिए? जो लोकल एक्सटेंट में है ना, जो दो चीजें आप लोगों ने कभी नहीं भूलनी, एक तो हो गई एयरवे, कहीं ना कहीं से अगर एयरवे में पहुंच रहा है तो वो आपके लिए प्रॉब्लम है। दूसरा, वैस्कुलर, कोई भी ट्यूमर आपसे बता रहा है ना कि ट्यूमर है, तो
तो आप फौरन पूछे कि भाई एयरवे की इन्वॉल्वमेंट तो नहीं है, जाहिर बात है वो तो ट्यूमर की वजह से आपको पता चल जाएगा एयरवेज का। अब लिवर की अगर ट्यूमर है तो वो एयरवे में तो नहीं पहुंचेगा, लेकिन वैस्कुलर इन्वॉल्वमेंट, कि अगर कोई ऐसा ट्यूमर है इंटेस्टाइन्स के अंदर है, कोई भी ट्यूमर हो सकता है ना, तो ट्यूमर के आसपास के ब्लड वेसल्स में तो नहीं पहुंचा हुआ वो रीनल वेन के करीब तो नहीं जा रहा, एओर्टा के करीब तो नहीं जा रहा, वेना केवा के करीब तो नहीं जा रहा, वो आपको रेडियोलॉजिकली पता चलेगा एमआरआई से या सीटी स्कैन से। ठीक है, तो वैस्कुलर, क्योंकि क्या होगा, उसको निकालते हुए ब्लीडिंग हो सकती है, तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट चीज़ है। लोकल एक्सटेंट, लोकल एक्सटेंट में स्पेसिफिकली ये इंपॉर्टेंट चीज़ है जो आपको पता होना चाहिए। ठीक है, और उसके बाद जो मेटास्टेसिस है, तो मेटास्टेसिस में आपका जो है वो या वो लिवर में जाएगा, या वो लंग्स में जाएगा, या वो बोन में जाएगा। ठीक है, तो आपके उस हिसाब से बोन में होगा तो बोन की वजह से पैथोलॉजिकल फ्रैक्चर्स हो सकते हैं। ठीक है, और लंग्स में या लिवर में होगा तो उस हिसाब से उसकी जो प्रोग्नोसिस पुअर हो जाएगा, और अगर ब्रेन में भी मेट्स जा सकते हैं, मेट्स ब्रेन में भी जा सकते हैं। अच्छा, एक और भी बात है कि जब भी वो आपसे कैंसर हो ना, तो आपने जिस जगह पे कैंसर है वो भी आपने ये चीज़ देखना है, कई दफ़ा मैट्स को भी रिमूव करने के लिए सर्जरी हो रही होती है, तो आपको ये पता होना चाहिए कि वो प्राइमरी या वो मेट्स है, सेकेंडरी। सेकेंडरी है। ठीक है, उसके बाद जो ट्यूमर होते हैं ना, वो बेचारे वो भी कर रहे होते हैं, सिक्रीशंस भी कर रहे होते हैं। ठीक है, तो इसकी क्या एग्जांपल है, इसकी एग्जांपल थायराइड, फॉर एग्जांपल थायराइड कैंसर जो है। ठीक है, या पैराथायराइड है। ठीक है, और कोई सोचें, और कोई सिक्रेटिंग ट्यूमर्स होते हैं आपके पिट्यूटरी पे होते हैं। पिट्यूटरी एडिनोमा। ठीक है, उसके बाद सोचें जरा मेंस। ठीक है, उसके बाद कार्सिनाइड। ठीक है, तो ये बेसिकली ये चीजें आपके दिमाग में आनी चाहिए जब भी ये डिस्कशन हो रही है ना, तो आपके ये दिमाग में अगर बात नहीं होगी तो कोई भी फिर लास्ट बट नॉट द लीस्ट, फियोक्रोमोसाइटोमा। ठीक है, वो एड्रिनल का ट्यूमर है, एड्रिनल मेडुला का ट्यूमर है। ठीक है, तो ये आपको थोड़ा सा इसका आइडिया होना चाहिए कि ये यहाँ पे कैंसर की बात आ रही है वहां पे। फिर उसके बाद जो कैंसर की जो सर्जरी होती है ना, कुछ होती हैं क्योरेटिव, या कह लें कि आप डायग्नोस्टिक होती हैं। ठीक है, प्लस थेराप्यूटिक होती हैं, और कुछ सर्जरीज जो होती हैं ना वो सिर्फ पैलिएटिव होती हैं। ठीक है, तो पैलिएटिव की जो आएंगी ना चीजें, यानी कि वो, इसकी एग्जांपल क्या है, फॉर एग्जांपल कोई स्टोमा बना रहे होंगे। ठीक है, कोई ऑब्स्ट्रक्शन को रिलीव कर रहे होंगे, कोई पैक ट्यूब डाल रहे होंगे। ठीक है, कोई गैस्ट्रिक ट्यूब डाल रहे होंगे, तो दैट इज कॉल्ड एज पेलिएटिव सर्जरीज। तो पेलिएटिव केयर के अंदर एक और इम्पॉर्टेंट बात आ जाती है जो आपको पता होनी चाहिए, कि जब भी पेलिएटिव केयर होती है तो एक बहुत बड़ा कंपोनेंट होता है पेन रिलीफ। ठीक है, इन पेशेंट्स में ओपीआई डिपेंडेंस का एलिमेंट आ जाता है। ठीक है, ओपीआई डिपेंडेंस, क्योंकि ये पेशेंट ओपीआई डिपेंडेंट हो सकते हैं। ठीक है, तो ये देखें हमने बात कहाँ से शुरू की और कहाँ से चली गई। अब आप मुझे बताएं ये किस किताब में बातें लिखी हुई हैं। तो आप लोगों को मेरी रिक्वेस्ट है कि खुदा के वास्ते किताबों को चाटना छोड़ दें। ये जो वाइवा है ना, ये किताबों से नहीं होता पास। और जो लोग भी फेल हुए हैं, ये उन लोगों के लिए एक मैसेज है कि वाइवे के अंदर जितना आप नेचुरल होंगे, जितनी चीजें आपकी क्योंकि प्रॉब्लम यह है कि जो लोग पास होते हैं वो भी गुमराह करते हैं, और जो लोग फेल होते हैं वो भी गुमराह करते हैं। जो लोग फेल होते हैं ना, वो मेरे से एक दफा एक सवाल पूछा था, आइस पैक टेस्ट क्या होता है? किसी को नाम सुना है आइस पैक टेस्ट? क्या होता है आइस पैक नहीं टेस्ट? सुना। नाम नाम सुना है लेकिन अभी याद नहीं है सर। माइसीनिया ग्रेविस में होता है, आइस आंखों पे रखते हैं, उससे वो जो होता है ना एसिटाइल कोलिनेस्ट्रेज एंजाइम जो होता है ना, वो हो जाता है इनहिबिट। ठीक है, एसिटाइल कोलिनेस्ट्रेज एंजाइम इनहिबिट हो जाता है, तो जो है ना एसिटाइल कोलिन की कंसंट्रेशन बढ़ जाती है, तो जो सिम्टम्स है ना ऑक्यूलर सिम्टम्स वो इम्प्रूव कर जाते हैं। ठीक है, मैं जब मैंने से वाइवा दिया था तो मैं इंतहाई शरीफ आदमी था, मुझे इस तरह के गंदे गंदे टेस्ट नहीं आते थे। अब मैं फेल हो गया था, अब मैं बाहर जाके कहूँ कि भाई मुझसे तो आइस पैक टेस्ट पूछा था और मैं फेल कर दिया मुझे। हालांकि मैं आइस पैक टेस्ट की वजह से फेल नहीं हुआ था, मैं फेल इस वजह से हुआ था कि उन्होंने मुझसे लेजर सर्जरी पूछी थी। ठीक है, लेजर सर्जरी ऑफ वोकल कॉर्ड्स, और मुझे पता नहीं दिमाग में मेरे पता नहीं कहाँ से वो फॉरेन बॉडी वाली रट्टा आ गया था, और मैं बगैर ट्यूब के वो वोकल कॉर्ड्स की सर्जरी करा रहा था लेजर की। फेल मैं इस वजह से हुआ था।
तो वहां पर अनफॉर्चुनेटली इस किस्म की ये होगी, क्या उसको कहते हैं, फुफ्फो वाला क्वेश्चन। ये फुफ्फो ये फुफ्फो वाला क्वेश्चन याद रह जाएगा आपको। ये आपको याद नहीं रहेगा कि मैंने इतना बड़ा ब्लंडर किया था। ठीक है। एक लड़का वाइवा देकर आया और वो लिटरली ही वाज क्राइंग, और वो मुझसे कह रहा है कि मुझे तो नहीं समझ आ रहा मैं क्या करूं, वो तो मुझे फेल कर दिया। मैंने उससे वाइवे का जब पूछना शुरू किया ना, तो उस अल्लाह के वली को ब्रोंकोस्पैज्म और लेरिंगोस्पैज्म का क्लियरली डिफरेंस नहीं पता था। ठीक है। उस बंदे को ये नहीं पता था कि यूरिनरी ब्लैडर की, सॉरी, TURP की जो सर्जरी है उसमें लेवल ऑफ एनेस्थीसिया क्या चाहिए। ठीक है। उसको ये नहीं पता था, उससे वो सिडेशन की स्केल पूछ रहे थे, सिडेशन का लेवल, और वो उनको एनेस्थीसिया की स्टेजेस बता रहा था। ठीक है। और फिर मैंने उसको जब उससे मैंने पूछा कि तुमसे ये सवाल पूछा था तो तुमने उनको ये जवाब दिया था, तो वो फिर अपना सर पीट रहा था कि वाकई आप सही कह रहे हैं। मैंने कहा पता लगा तुम क्यों फेल हुए। तो पहले आप अपने दिमाग से ये निकाल दीजिए कि कोई एग्जामिनर, हालांकि मैं पाकिस्तान के सुपरवाइजर्स का सख्त नक्काद हूँ, मेरे हिसाब से ये हमारे जो सुपरवाइजर्स हैं ना, इनको एक कमरे में बंद करके ताला बंद कर देना चाहिए, वो चाबी उठा के फेंक देनी चाहिए, बल्कि उनको कह लो उनको वीगो डाले में भेज देना चाहिए। आजकल वीगो डाला बड़ा मशहूर हो गया ना, तो मेरा बस चले तो मैं सारे सुपरवाइजर्स को वीगो डाले में भेज दूँ। लेकिन एज एन एग्जामिनर, मेजोरिटी जो एग्जामिनर है ना, मेजोरिटी वो फेल करने के लिए नहीं बैठे होते। दे डोंट आर उनको आपकी शक्ल भी बुरी लग रही है ना, तो भी वो आपको जानबूझ के नहीं फेल करेंगे। वो आप कोई ना कोई उनको लूज बॉल देते हैं। तो पहले आप अपने दिमाग से ये बायस निकाल दें, तो कोई एग्जामिनर आपकी शक्ल पे आपको फेल करेगा। यस, यू शुड लुक लाइक अ डॉक्टर, यू शुड लुक लाइक अ कंसल्टेंट, यू शुड लुक लाइक वट एवर यू, आप उनकी आंखों में आंखें डाल के बात करें। आप अपने कंधों को, शोल्डर्स को सीधा करके बैठे, यानी कि आपको कोई देखे तो कोई ये ना कहे कि यार ये बंदा क्या, मतलब ये तो बिल्कुल लग ही नहीं रहा कि ये डॉक्टर है, ये लग ही नहीं रहा कि ये तो। आपने अगर नहीं भी आपको सवाल का जवाब आता तो आप कॉन्फिडेंटली जवाब दें, आप उनकी आंखों में आई कांटेक्ट के साथ बात करें, आप अच्छे तरीके से, आपने ऑनरेबली आप बैठे हुए हैं, उनसे मैटर करता है, इट डज मैटर अलॉट। इवन आपकी ड्रेसिंग अच्छी हो, आप अपने अपने आप को ट्रिम किया हुआ, अपने आप को आप अच्छी खूबसूरत, और इस यानी कि आप एक रिस्पेक्टेबल तरीके से लग रहे हो, दैट मैटर्स अलॉट। ठीक है। तो ये चीजें होती हैं, लेकिन याद रखें कि कोई भी एग्जामिनर आपको जानबूझ के फेल, मैं 2 दफा फेल हुआ, तीसरी दफा मैं लास्ट अटेम्प्ट में मेरा वाइवा पास हुआ था। मैं लेकिन ये नहीं कहूंगा कि मुझे किसी ने जानबूझ के फेल किया था। मैं जब फेल हुआ था, आई डिजर्व टू बी फेल, और जब मैं पास हुआ तो आई डिजर्व टू बी पास, तो मैं पास हो गया, किसी ने नहीं मुझे फेल किया। ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि लोग ऑनेस्टली बात को बताते नहीं है, वो अपनी गलतियों को पॉइंट आउट नहीं करना चाहते, और वो उल्टी सीधी बातें करके कि मेरे से तो ये एक फजूल से टेस्ट पूछा था इसलिए मैं फेल हो गया, ये नहीं बताएंगे, वो सही बात नहीं बताएंगे। तो इसलिए आप अपने दिमाग को बिल्कुल ओपन करके करें। ठीक है। तो ये जो है ना, इससे रिलेटेड 1-2 बातें रह गई थी, कैंसर से रिलेटेड मैंने आपको जो बातें बताई हैं, इसके अंदर आपको रेडियोथेरेपी है, तो रेडियोथेरेपी का आमतौर पे एयरवे से रिलेटेड अगर है तो वो डिस्टॉर्शन हो जाएगी। तो ये आपको कैंसर से रिलेटेड बातों में ये देखो बेटा, ये पढ़ने का तरीका है। ये अगर आपको ये चीज़ समझ आ गई कि हमने इस तरीके से वहां पर पिक करना है चीज़ों को, कि गोइंग बैक, कि अगर वो आपसे रूमेटॉइड आर्थराइटिस का पूछ रहे हैं ना, तो अगर वो उन्होंने आपसे ये सवाल नहीं भी पूछा ना कि व्हाट इज रूमेटॉइड आर्थराइटिस, तो आपने जवाब जब शुरू करना है, एवेल्युएशन शुरू करनी है, जवाब देना शुरू करना है, तो आप उनको ये कहेंगे कि रूमेटॉइड आर्थराइटिस इज अ मल्टी सिस्टेमिक डिजीज में सारे सिस्टम्स इन्वॉल्व होते हैं। कुछ सिस्टम्स उसकी डिजीज इटसेल्फ की वजह से होते हैं, और कुछ जो इसका ट्रीटमेंट ले रहे होते हैं उनकी वजह से होता है। तो हमारी जो इवेल्युएशन होगी ऑन द बेसिस ऑफ हिस्ट्री, एग्जामिनेशन एंड इन्वेस्टिगेशन, कि उसमें कौन कौन से सिस्टम इन्वॉल्व हैं और कितना ऑर्गन डैमेज है। यूजुअली जो है वो चेस्ट में ये होता है, एयरवे में ये होता है, साथ आप बोलते जाएं और आप उनको बताते जाएं कि ये सिम्टम्स हो सकता है, तो उसके नहीं, यानी कि यू शुड बी वेरी क्विक। आपके पास ये आंसर देने के लिए मैक्सिमम 1 मिनट है, मैक्सिमम 1 मिनट है। ठीक है। क्योंकि वो अगला क्वेश्चन आपसे पूछेंगे कंडक्ट ऑफ एनेस्थीसिया, तो कंडक्ट ऑफ एनेस्थीसिया में आप उनको उसी हिसाब से बताएंगे कि भाई उसको, इस पेशेंट में अगर एयरवे डिफिकल्ट है तो आप उसको अवेक फाइबर ऑप्टिक के बारे में बताएंगे, तो आपसे पूछ सकते हैं कि भाई अवेक फाइबर ऑप्टिक क्या होती है, कैसे करते हैं, तो आप उनको सिंपल में कहेंगे कि इसमें हमको सेफ डोज को कैलकुलेट करेंगे, हम उनको गार्गल्स करेंगे,
क्योंकि इंडिविजुअल नर्व ब्लॉक्स जो हैं यूजुअली इन्वेसिव होते हैं और आमतौर पे नहीं लगाए जाते। पेशेंट की काउंसलिंग को पेशेंट को एक्सप्लेन करना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। और साथ हमने उसको एंजियोलिसिस, माइल्ड एंजियोलिसिस कर सकते हैं जिससे एयरवे कॉम्प्रोमाइज ना हो। तो आप प्रेसिडेक्स का नाम ले सकते हैं, प्लस आपने उनको एंटीसेलोकॉक देना है। एंटीसेलोकॉक, प्रेसिडेक्स, माइल्ड सेडेशन। उसके बाद जो है आपने पेशेंट को एक्सप्लेन किया, उससे कंसेंट ली, और उसके बाद आपने उसको गार्गल्स करवाए, और उसके बाद स्प्रे एज यू गो। ये एक डिफॉल्ट आंसर आपका प्रिपेयर होना चाहिए, क्योंकि उस टाइम पर अगर आप सोचेंगे तो आपको कभी भी ये आंसर आप नहीं दे सकते, क्योंकि ये कंडक्ट ऑफ एनेस्थीसिया के अंदर जो बाकी चीजों के अलावा आपको अवेक फाइबर ऑप्टिक तो एक छोटा सा उसका कंपोनेंट होगा, तो वो आप 30 सेकंड्स में आपको ये बताना आना चाहिए। ये ज़हन में रखे बात कि ये जब तक आपकी कैलकुलेशन नहीं होगी ना कि मैंने ये इतने सेकंड्स में या इतने मिनट में मैंने ये आंसर देना है, कभी भी आप ये आपको पहले से प्रिपेयर करना पड़ेगा। अवेक फाइबर ऑप्टिक कहीं पे भी पूछ सकते हो आपसे, वो कोई भी, वो रोमाटॉइड आर्थराइटिस हो सकता है, वो आपकी कोई भी ऐसी डिजीज हो सकती है, कोई भी ऐसी कंडीशन हो सकती है जिसके अंदर आपका एयरवे आप नहीं मैनेज कर पा रहे हैं और आपको इस तरीके से आपके पास आप कर रहे हैं। तो ये इसकी तरतीब है, ठीक है। कोई कोई क्वेश्चन आप पूछना चाहते हैं अभी तक की डिस्कशन में? जी, ठीक है। तो ये सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन में आपने आपके आंसर के अंदर तरतीब, कमिंग बैक अगेन अगेन मैं वापस जा रहा हूँ उसी पे ही, कि एक लैब कोली है, एक रूमाटाइड आर्थराइटिस है, और एक पेशेंट की जो डेमोग्राफिक डाटा है, जैसे कि यहाँ पे वो फीमेल है तो आपने प्रेगनेंसी का नाम ले लिया, रोमाटाइड आर्थराइटिस की हमने बात कर दी, और लैब कोली की हमने बात कर दी। तो ये तरतीब होती है आपको आंसर देने की। एक प्रैक्टिस और करते हैं, कोई और बंदा जो जवाब देना चाहेगा। एक पेशेंट है, उसको उसको TURP होना है, एल्डरली पेशेंट है, ठीक है, एल्डरली पेशेंट फॉर TURP, और उसको जो है ना वो डायबिटीज मेलाइटस है, हाइपरटेंशन है, ठीक है, और इस्केमिक हार्ट डिजीज है। तो अब इसको वही क्वेश्चन, हाउ विल यू एवेलुएट, क्या करेंगे? सर मैं बताऊं? जी जी। Okay, I will evaluate my patient based on the history, physical examination, and relevant lab investigations to assess the severity of disease in this patient. क्या सिविरिटी होगी इसमें? इसके अंदर सर डायबिटीज है, इसका कंट्रोल हम चेक करेंगे, इफ इट्स कंट्रोल्ड और अनकंट्रोल्ड। हाइपरटेंशन का कंट्रोल चेक करेंगे, एंड वील बी लुकिंग मेनली फॉर द एंड ऑर्गन डैमेज एंड इन्वॉल्वमेंट ऑफ क्या अदर होता है एंड ऑर्गन ऑर्गन डैमेज? एंड ऑर्गन डैमेज डायबिटीज और हाइपरटेंशन का क्या होता है? सर रीनल सिस्टम इसके अंदर इफेक्ट होता है के मेनली। लिए उसके एडिशनल अलावा कर लें, जुमला जुमला याद कर लें, माइक्रो माइक्रोवैस्कुलर एंड मैक्रोवैस्कुलर macro. कॉम्प्लिकेशन। So the complications of diabetes mellitus are basically microvascular or macrovascular, and the microvascular mostly involve the retinopathy, nephropathy, and neuropathy. वेरी गुड, ठीक है, As far as hypertension is concerned, we'll be looking for सेम है। uh, uh, मैक्रोवैस्कुलर कौन सी है? मैक्रोवैस्कुलर भी तो मुकम्मल कर लेना। the macrovascular के अंदर जो है वो हार्ट की इन्वॉल्वमेंट है, आई गेस। इस्केमिक हार्ट उसके डिजीज, हम देखें या इस्केमिक हार्ट डिजीज। इसके लिए क्या लफ्ज यूज होता है? बेसिकली एक ही है, एथरोस्क्लेरोसिस, ठीक है। तो एथेरोस्क्लेरोसिस। एथरोस्क्लेरोसिस की वजह से इस्केमिक हार्ट डिजीज भी है, उसी का इस्केमिक हार्ट डिजीज कैन लीड टू हार्ट फेलियर, ठीक है। साइलेंट MI होते हैं, ठीक है, साइलेंट MI हो सकते हैं ये डायबिटिक्स में, ठीक है। और जो ब्रेन में क्या होता है? स्ट्रोक, CVA या सीवीए, TIA, टीआईए, ठीक है, मतलब CVA बेसिक स्ट्रोक या सेरेब्रोवास्कुलर एक्सीडेंट, TIA या ट्रांसिएंट स्ट्रोक, इस्केमिक अटैक। ठीक है। ये हो गया। और तीसरी एक और चीज क्या होती है? पेरिफेरल वास्कुलर डिजीज। तो पेरिफेरल वास्कुलर डिजीज में इंटरमिटेंट क्लॉडिकेशन होती है, ठीक है। क्लॉडिकेशन। तो आपने ये उनको बोल देना है कि माइक्रोवैस्कुलर मैक्रोवै जो आपने एंड ऑर्गन डैमेज बोला, ये बिल्कुल सही जवाब है, ठीक है। तो इस्केमिक हार्ट डिजीज को कैसे क्वांटिफाई करते हैं? उसके लिए आप बोलेंगे कि कैनेडियन क्लास
या न्यूयॉर्क हार्ट एसोसिएशन क्लास? ये NYH, कैनेडियन क्लास हो गई आपकी इसके लिए इस्केमिक हार्ट डिजीज के लिए, पेन के एंजाइना और के लिए, ये हो गई हार्ट फेलियर के लिए, हार्ट न्यूयॉर्क हार्ट। फेलियर। ठीक है, तो उसके अंदर कैसे करेंगे आप? या तो हिस्ट्री होगी, उसके बाद ईसीजी होगी, और अगर कोई एंड ऑर्गन डैमेज, सॉरी, कोई क्लिनिकली सिग्निफिकेंट फाइंडिंग होगी या रिस्क फैक्टर्स हैं, जैसे इसके अंदर है रिस्क फैक्टर, तो इसके अंदर फिर आप एको की तरफ जाएंगे। ठीक है, बेसिकली एको को किस किस वक्त आप कहेंगे कि एको करना है? इसके अंदर ज़हन में रखें दो बातें, कि एक तो कोई फाइंडिंग आ रहा है ईसीजी में, ठीक है, उसके बाद आपके रिस्क फैक्टर्स क्या हैं? रिस्क फैक्टर्स होते हैं, क्या होते हैं क्लिनिकल रिस्क फैक्टर्स, क्या होते हैं जिनके लिए तीन लफ्ज होते हैं, या उनको क्लिनिकल रिस्क फैक्टर्स कहते हैं, या इसको इंटरमीडिएट रिस्क फैक्टर्स कहते हैं, इंटरमीडिएट प्रिडिक्टर्स होते हैं। ये कौन कौन से होते हैं? सर इनको हम कैटेगराइज करते हैं मेजर प्रेडिक्टर्स में, इंटरमीडिएट और मैं माइनर इंटरमीडिएट पूछ रहा प्रेडिक्टर्स हूँ, में। मैं आपसे इंटरमीडिएट पूछ रहा हूँ, मैंने सर मेजर का नाम ही नहीं लिया। इंटरमीडिएट प्रेडिक्टर्स के अंदर सर जो है वो अनकम्पनसेटेड हार्ट फेलियर है, इसके अलावा स्टेबल नहीं, एंजाइना है, एक सेकंड, एक सेकंड। कंपनसेटेड हार्ट अनकंट्रोल्ड फेलियर का क्या हाइपरटेंशन मतलब है, होता है? एक मिनट बेटा, और अनकंपनसेटेड हार्ट कंट्रोल्ड फेलियर का वैल्वुलोपैथी। अनकंपनसेटेड नहीं होता, यहाँ पर कंपनसेटेड होता है, कंपनसेटेड हार्ट फेलियर होता है। ठीक है, यानी कि न्यूयॉर्क जी हार्ट एसोसिएशन क्लास 1 एंड 2। ठीक है, ये एक हो गई, और एग्जैक्टली। एसिम्प्टोमेटिक और कंट्रोल्ड वैल्वुलोपैथी, जो वो माइल्ड नहीं, टू ये नहीं मॉडरेट होता। सिस्टम। नहीं 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 नहीं, ऐसे नहीं होता। ओल्ड ओल्ड एम एम आई, ओल्ड एम आई, या कोई एबनॉर्मल ईसीजी, ओल्ड एम आई, ये दो हो गई। उसके बाद तीसरी, इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मिलाइटस। चौथा, CRF विथ क्रिएटिन इन मोर देन 2 मिलीग्राम पर DL। ठीक है, पांचवा, हिस्ट्री ऑफ CVA। ये 5 CPA। चीजें हैं। ठीक है, ठीक है सर, ये तो वो लीज इंडेक्स एग्जैक्टली आ गया, RCR आई है। और भाई लीज इंडेक्स कहो या जो मर्जी कहो, आपको ये इंटरमीडिएट प्रेडिक्टर्स हैं। ठीक है, इनको क्लिनिकल रिस्क फैक्टर्स भी कहते हैं। इसको लीज रिवाइज, वो आपसे नहीं बोलेंगे कि मुझे जरा लीज रिवाइज कार्डिक इंडेक्स बता दो, आपको ये प्रैक्टिकली ये आपकी टिप्स भी होनी चाहिए। इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज mellitus is a risk factor. CRF with creatinine more than 2 is a risk factor. History of CVA is a risk factor. Old MI is a risk factor. Compensated heart failure, या एक और भी इसमें ओल्ड MI आ गया, या एंजाइना क्लास 1 एंड 2। और इसी को ही आप कर दें, जो आप बोलने लगे थे ना हार्ट फेल, वो जो उससे, उनको कहते हैं बेसिकली मेजर प्रिडिक्टर्स। ठीक है, मेजर प्रिडिक्टर्स, या इसको दूसरा इसका लफ्ज क्या होता है? अनस्टेबल कार्डिक कंडीशंस। ठीक है, जो अनस्टेबल कार्डिक कंडीशंस होती हैं, या तो उनके लिए कौन कौन सी चीजें होती हैं? उसके अंदर आपकी आती है, यहाँ वहां सर पे उसमें कंपनसेटेड था ना, यहाँ पर अनकम्पनसेटेड हार्ट फेलियर है। अनकम्पनसेटेड। ठीक है, अनकम्पनसेटेड या डीकम्पनसेटेड। ठीक है, वो यानी कि 3-4 आ जाएंगी दोनों की। न्यूयॉर्क हार्ट एसोसिएशन भी 3-4 आ जाएगी। अच्छा, उसके बाद एक्यूट या रीसेंट MI। एक्यूट रीसेंट MI में क्या डिफरेंस होता है? सर ये 7 डेज का डिफरेंस है कि एक्यूट 7 डेज तक है एंड रीसेंट इज 7 to 30 डेज। वेरी गुड। ठीक है, 30 डेज के बाद वो ओल्ड MI हो जाता है। तो एक्यूट या रिसेंट MI है, अनकम्पनसेटेड हार्ट फेलियर है, या अनस्टेबल एंजाइना। ठीक है, अनस्टेबल एंजाइना। और अब इसके बाद जो दो चीजें आ जाएंगी, वो आ जाएगा सिवियर वैल्वुलर हार्ट डिजीज, टाइट माइटल स्टेनोसिस या टाइट एओर्टिक स्टेनोसिस, और सिवियर Arrhythmias. एरिथमियाज। ठीक है, एरिथमियाज अनस्टेबल एरिथमियाज हैं या ब्रेडिक एरिथमियाज है। ठीक है, ये हैं आपकी अनस्टेबल, इसको कहते हैं एक्टिव कार्डिक कंडीशंस। ठीक है, एक्टिव कार्डिक कंडीशंस या मेजर प्रिडिक्टर्स। ठीक है, तो आपके दिमाग के अंदर ये होना चाहिए कि अगर इनमें से कोई कंडीशन नहीं है ना, तो केस पोस्टपोन नहीं होना। इनमें से कोई कंडीशन है, ये वाली, ये जो आ रही हैं 5, और साथ उसके दूसरी चीज ध्यान में रखें बात,
कि एक होती है, ये होती है मेडिकल रिस्क स्ट्रेटिफिकेशन और एक होती है सर्जिकल रिस्क स्ट्रेटिफिकेशन, कि हाई रिस्क सर्जरी है या इंटरमीडिएट रिस्क सर्जरी है, ठीक है, और साथ उसके एक या दो, वन और मोर देन वन रिस्क फैक्टर्स हैं, तब आपने इन्वेसिव इन्वेस्टिगेशंस करनी होती हैं, एको या फिर आपका थैलियम स्कैन, स्ट्रेस थैलियम, ठीक है। अच्छा मुझे बताएं कि एको से क्या फाइंडिंग्स पता चलती हैं? इजेक्शन फ्रैक्शन सर पता चलेगा। अच्छा एक सेकंड, आपसे मेरा क्वेश्चन ये है, क्योंकि असल में आप लोगों में से मेरे ख्याल ग्रुप में तो आप लोग पता नहीं कब से हैं या नहीं, मैंने अलग अलग हर चीज़ की डिटेल से डिस्कशन की है। मुझे बताएं इजेक्शन फ्रैक्शन का नॉर्मल होना कोई सेटिस्फेक्शन की बात होती है? नहीं सर, ये बिल्कुल भी नहीं है, बिकॉज वो हम रेस्टिंग ईएफ लेते हैं तो वो इतना सिग्निफिकेंट नहीं है इसमें। अच्छा, तो उससे क्या पता चलता है? तो इम्पोर्टेंट क्या चीज़ है हाइपरटेंशन पेशेंट में? ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्या सिगमेंटल चीज़ है? वॉल मोशन, सिगमेंटल वॉल मोशन एब्नॉर्मैलिटीज। सेगमेंटल वॉल ऑप्शन एबनॉर्मैलिटी का मतलब क्या होता है? जब परफ्यूजन नहीं होगी तो वो एक सेगमेंट जो है वो इमोबाइल होगा, वेरी गुड। मतलब कोऑर्डिनेट नहीं कर रहा होगा सेगमेंटल बाकी। वॉल मोशन एबनॉर्मैलिटी का नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? परफ्यूजन चेक करेंगे नेक्स्ट सर उसमें। सर इस्कीमी और हाइपोकाइनेसिया, डेथ हो गई, नहीं नहीं, उससे हाइपोकाइनेसिस। हाइपोकाइनेसिया और फिर एक एकाइनेसिया, काइनेसिया। ठीक है। तो इजेक्शन फ्रैक्शन जब एकाइनेटिक सेगमेंट हो गया है या हाइपोकाइनेटिक सेगमेंट हो गया है, तब कहीं जाके इजेक्शन फ्रैक्शन पे इफेक्ट आएगा, ठीक है। लेकिन हाइपरटेंसिव पेशेंट में जो सबसे पहले जो चीज होगी वो क्या होगी? इसको कहते हैं डायस्टोलिक डिसफंक्शन, ठीक है। या आप एक और दूसरे वर्ड में, मैं अब उसको थोड़ा सा मजीद थोड़ी सी उसकी फिजियोलॉजी की तरफ हम जा रहे हैं, कि जो होता है ना हार्ट की जो फिलिंग होती है, ठीक है, जो फिलिंग प्रॉब्लम होती है वो दो दो स्टेप्स में होती है। एक होती है पैसिव फिलिंग, ठीक है, और एक होती है एक्टिव फिलिंग। जो एक्टिव फिलिंग होती है ना, वो होती है एट्रियल क्लिक से, ठीक है, एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन से या एट्रियल क्लिक से। तो नॉर्मल पेशेंट्स में ना ये 10-20% मैक्सिमम होता है, ये इतना ज़्यादा सिग्निफिकेंट नहीं होता ये। लेकिन अगर एक पेशेंट है जिसके अंदर डायस्टोलिक डिसफंक्शन शुरू हो गया है, वो डायस्टोलिक डिसफंक्शन क्यों हो रहा है? जो क्रॉनिक हाइपरटेंशन है उसकी वजह से प्री क्रॉनिकली हाइपरट्रॉफी। आफ्टर लोड ज़्यादा हो रहा है, ठीक है। तो उसकी वजह से क्या हो रही है? हाइपरट्रोफी हो रही है, ठीक है। तो जो हाइपरट्रोफी हो रही है ना, वो मोटा कुप्पा बन रहा है और साथ उसकी ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट भी बढ़ गई है, ठीक है, और उसकी आउटपुट भी कम हो गई है, ठीक है, और प्लस उसकी सप्लाई भी कम हो रही है, ठीक है। हाइपरट्रोफी होने की वजह से रिक्वायरमेंट भी बढ़ गई है, सप्लाई कम हो रही है। तो बेसिकली उसकी वजह से हार्ट रिलैक्स नहीं कर रहा, नाराज हो गया है, ठीक है, हार्ट इज एंग्री। तो जब रिलैक्स नहीं करेगा तो फीलिंग नहीं होगी, फीलिंग नहीं होगी तो एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन की इंपॉर्टेंस बढ़ जाएगी, ठीक है। तो इसके लिए जो टेक्निकली लफ्ज होता है उसको कहते हैं E/A रेशियो। जो पैसिव इजेक्शन होती है वो ई होती है और जो एट्रियल क्लिक होती है वो ए होती है, ठीक है। तो जो बेसिकली ये यूजुअली ई और ए रेशियो मोर देन 1 होती है। तो जब हार्ट फेलियर होता है या जब डायस्टोलिक डिसफंक्शन होता है तो ये ई और ए रेशियो डिस्टर्ब हो जाती है और एक्चुअली ए की वैल्यू बढ़ती जाती है, ठीक है। तो ई ओवर रेशियो कम हो जाएगा। तो बेसिकली ये इंपॉर्टेंट जो हाइपरटेंसिव पेशेंट्स के अंदर आपने स्कीमिया को देखना है तो सेगमेंटल वॉल मोशन अबनॉर्मेलिटी, हाइपोकाइनेसिया, एकाइनेसिया लीडिंग टू डिक्रीज इन इजेक्शन फ्रैक्शन और डायस्टोलिक डिसफंक्शन। और बाकी आप बता देंगे वेल्व के हिसाब से क्या बताना होता है। वेल्व के हिसाब से आपको 2-3 बातें क्या पता पता चलेंगी। एक, वैल्वुलोपैथी और थ्रोम्बस भी देखते हैं। नहीं नहीं, एक प्रेशर सेकंड, ग्रेडियंट्स और प्रेशर उनके ग्रेडियंट, वेल्व साइज, और उनके स्ट्रक्चरल। एरिया। नहीं एक मिनट, रिगर्जिटेंट फ्रैक्शन, ठीक है। ये प्योरली वेल्व से रिलेटेड है, यानी कि प्रेशर ग्रेडियंट बढ़ेगा, वेल्व का साइज कम होता जाएगा और फिर अगर रिगर्जिटेशन शुरू हो गई तो रिगर्जिटेंट फ्रैक्शन, ये आगे कितना जा रहा है और पीछे कितना जा रहा है, ठीक है। तो जितनी ज़्यादा रिगर्जिटेंट फ्रैक्शन कम बढ़ती जाएगी
इसका मतलब है कि हार्ट उतना तबाही मचा रहा है, उसकी वजह से डायलिटेशन होगी चैम्बर्स की। ठीक है, जब डायलिटेशन होगी तो स्टेसिस होगा, जब स्टेसिस होगा तो क्लॉट बनेगा, जब क्लॉट बनेगा तो एंटीकोएगुलेंट्स की जरूरत होगी। ठीक है, फिब्रिलेशन। एंटीकोएगुलेंट्स की जरूरत होगी और साथ ही फिर एट्रियल फिब्रिलेशन होने के चांसेस हैं। ठीक है, ये है सीक्वेंस ऑफ इवेंट, यही सीक्वेंस ऑफ इवेंट आपका तमाम वैल्वुलर हार्ट डिजीज की पैथोलॉजी तकरीबन, माइट्रल स्टेनोसिस में भी यही है। और एक और बात ये है कि अगर प्रेशर बढ़ रहा है, दरवाजा बंद है, तो क्रॉनिकली जो है वो पल्मोनरी हाइपरटेंशन डेवलप होगी क्रॉनिकली, और अगर एक्यूटली डिकम्पनसेट हो गया है तो पल्मोनरी एडिमा हो जाएगा। ठीक है, क्रॉनिकली जब प्रेशर पीछे की तरफ, लंग्स पीछे तो बेचारे मासूम लंग्स है ना, तो लंग्स के ऊपर प्रेशर जाता जाएगा जाता जाएगा जाता जाएगा, लेफ्ट एट्रियल की डायलिटेशन हो रही है, वहां पे चैम्बर क्लॉट भी बनना शुरू हो गया है, और अल्टीमेटली पीछे लंग्स हैं, तो लंग्स जो हैं वो एक्यूटली तो पल्मोनरी एडिमा होगा और पल्मोनरी हाइपरटेंशन डेवलप होगी। पल्मोनरी हाइपरटेंशन डेवलप होगी तो अब क्या होगा, अब आपका जो कॉर पल्मोनेल जो होता है, कार्पल्मोनल। कॉर पल्मोनेल कह लें या आप इसको कह लें राइट हार्ट फेलियर। ठीक है, तो ये सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स हैं जो आप लोगों को अगर समझ आ जाए तो इट्स वेरी इजी। आफ्टर लोड, रीलोड, अच्छा इसी में ही मैं अब आपको, क्योंकि हमने पूरी एको को डिस्कस किया है, तो यहीं पर आप एक ज़हन में रखें, जब आपसे कोई पूछता है ना कि स्टीनोटिक लियन है, तो सब लोगों ने याद किया हुआ है किताब का लव स्लो एंड टाइट। इसका क्या मतलब होता है स्लो एंड टाइट स्टीनोटिक लियन में? आप क्या कहेंगे कि हार्ट रेट को कम रखना है और एसवीआर को बढ़ाना है, लोअर ये जवाब नॉर्मल देंगे? साइड पे रखने हैं। लोअर नॉर्मल। मतलब इसमें आप क्या जुमला बोलेंगे, एसवीआर के रेफरेंस से क्या रखें बोलेंगे? अब्रप्ट फॉल नहीं होनी चाहिए स्टेनोटिक लीजन में। मतलब आपने एसवीआर को मेंटेन रखनी है और कम नहीं होने देना। मेंटेन रख। ठीक है, एसवीआर को कम नहीं होने देना, जैसे कि जब हम स्पाइनल लगाते हैं तो एसवीआर सडन फॉल करती है, तो वो नहीं होने देना, और हार्ट रेट को बढ़ने नहीं देना, अवॉइड टैकीकार्डिया इफेक्ट। क्योंकि एक्चुअली ये इसमें ज़हन में रखें बात कि एसवीआर अगर बढ़ेगी तो हार्ट तो बेचारा पहले ही काम नहीं कर रहा, तो एक्चुअली इट डजंट मीन कि आप एसवीआर बढ़ा दें। समझ आई? इसका मतलब है कि आपने एसवीआर को मेंटेन रखना है और उसको कम नहीं होने देना। ये वहां पर जुमला किताब का अगर रट्टा लगा हुआ होगा ना, तो रट्टू तोता वहां पे बोल पड़ेगा स्लो एंड टाइट। तो आपने जेहन में रखें, ये ठीक है, ये लिखा हुआ है, शॉर्ट बुक्स पे भी लिखा हुआ है ये, लेकिन आपको एक्सप्लेन करना आना चाहिए। अगर अदरवाइज वो एग्जामिनर फौरन समझ जाएगा कि इसने रट्टा मारा हुआ है, इसको पता ही नहीं है कि ये है क्या। तो जो मतलब इसके अंदर आपने माई बेस्ट फ्रेंड्स को याद रखना है, हाइपॉक्सिया नहीं होने देना, हाइपर कार्बिया नहीं होने देना, एसिडोसिस नहीं होने देना। ठीक है, सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन नहीं होने देनी। ठीक है, उसके बाद क्या है, वॉल्यूम, हाइपरवोलीमिया भी नहीं हो और हाइपोवोलीमिया भी ना हो, वॉल्यूम मेंटेन हो, टेंशन, नॉर्मल टेंशन हो। ठीक है, उसके बाद नॉर्मोथर्मिया। ठीक है, ये हैं आपके माय बेस्ट फ्रेंड। और फिर मायोकार्डियल ऑक्सीजन डिमांड सप्लाई रेशियो। ठीक है, ये आपको अगर कुछ भी भूल जाए ना किसी पेशेंट की मैनेजमेंट, तो आप ये रख दें, अवॉइड हाइपॉक्सिया, अवॉइड हाइपरकार्बिया, अवॉइड एसिडोसिस, अवॉइड सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन, गुड एनाल्जेसिया, मल्टी मॉडल, इसी के अंदर आप लिख लें मल्टी मॉडल एनाल्जेसिया। ठीक है, मल्टी मॉडल एनाल्जेसिया, अवॉइड हाइपर हाइपोवोलीमिया, नॉर्मोटेंशन, नॉर्मोथर्मिया, मेंटेन वाइटल ऑर्गन्स की और स्पेशली मायोकार्डियल ऑक्सीजन डिमांड सप्लाई रेशियो। प्लस दूसरी चीज, एक और इंपॉर्टेंट चीज इसी से ही आगे आप बुला सकते हैं, वो क्या है कि सेरेब्रल परफ्यूजन प्रेशर एंड रीनल परफ्यूजन प्रेशर। सेरेब्रल परफ्यूजन प्रेशर जो ऑटो रेगुलेशन होता है ब्रेन का, वो कहाँ से कहाँ तक होता है? 60 to 160 के रेंज। 60 to मैप 160 मैप जो है वो है ब्रेन का, और रीनल का कितना है? रीजनल का 85 आइडियल है आपको, 80 to 80 टू 180 है प्रोबेबली। 80 टू 180। इसलिए आप ध्यान में रखें, ये इसलिए भी इंपॉर्टेंट बात है कि कहीं पर भी आपसे हाइपोटेंसिव एनेस्थीसिया के बारे में बात कर रहे हो ना वो, तो आपने ध्यान में रखना है, आप उनको ये कहें कि ठीक है हम 60 तक लेके जा सकते हैं,
लेकिन अगर एक पेशेंट है जिसके अंदर रीनल रिस्क है ऑलरेडी, एक पेशेंट है फॉर एग्जांपल डायबिटिक है, ठीक है, एक पेशेंट जो है उसकी ऑलरेडी जो है वो पेशेंट को रूमेटॉइड आर्थराइटिस फॉर एग्जांपल है, तो वो एक रीनल रिस्क है, उस पेशेंट में एनसेड्स रिलेटेड प्रॉब्लम है। अब अगर इस पेशेंट के अंदर आप सस्टेन रखेंगे ना 60, तो वो डेफिनेटली एआरएफ में जाएगा, ठीक है। तो आपने ये ज़हन में रखना है कि कोई भी ऐसा पेशेंट जिसके अंदर कोई रीनल रिस्क फैक्टर्स हैं, एनसेड इज वन ऑफ देम, ऐसी सर्जरी है जिसमें मैसिव फ्लूइड शिफ्ट हो रही है, रीनल परफ्यूजन हैम्पर हो रही है, ठीक है, ऐसी सर्जरी है जिसमें आपको बहुत ज़्यादा वेजोप्रेशर्स देने पड़ रहे हैं। तो अगर ऐसे पेशेंट में अगर आप हाइपोटेंशन रखेंगे, इसीलिए इसकी एक और एविडेंस इसी से रिलेटेड आपकी नॉलेज है कि इसीलिए जब शॉक में जाता है ना पेशेंट, तो ब्रेन का हाइपोक्सिया नहीं होता, मरीज मरता नहीं, मरीज को कोई एनोक्सिया नहीं हो जाता, लेकिन किडनी शट डाउन हो जाते हैं, यूरिन नहीं बन रहा होता, ठीक है। तो अगर आप रीनल सिस्टम को बचाना चाहते हैं तो एटलीस्ट 80 का मीन रखना चाहिए। तो ये एक एडिशनल मैं आपको बात बता रहा हूँ। तो बेसिकली दैट इज अ गुड कंडक्ट ऑफ एनेस्थीसिया। तो ये मतलब लाइक है कि इसी तरीके से अगर कोई आपसे पूछे कि ये मैंने आपको जो एको के बारे में बता दिया ना, ये आप कहीं पर भी कोई डिस्कशन हो रही है ना, एको के बारे में यही बात आपसे पूछेंगे। बाय द वे मेरे से लॉन्ग केस में पूछा था कि व्हाट आर फाइंडिंग्स यू कैन गेट, एको के बारे में हमने सारी बात कर दी। एक चीज उसमें रखे, पल्मोनरी प्रेशर्स, जो पल्मोनरी प्रेशर्स है वो पता चलते हैं, लेकिन रिलायबली पल्मोनरी प्रेशर्स किस में पता चलते हैं, किस तरह पता चलते हैं? नहीं, ट्रांस इसोफेजियल एको, नहीं ट्रांस इसोफेजियल एको से प्रेशर्स का नहीं पता चलता, उससे बेहतर होता है, लेकिन जो मोस्ट रिलायबल है वो कौन सा टेस्ट होता है? राइट हार्ट कैथ, ठीक है, राइट हार्ट कैथेटराइजेशन राइट होता है, हार्ट कैथेटराइजेशन, कैथेटराइजेशन। ठीक है, जी जो जी। नहीं, ये हम राइट हार्ट की बात करें बेटा, ये उससे नहीं होता, ये राइट हार्ट कैथेटराइजेशन जो कैथ लैब में होती है, उससे बेसिकली आपके पल्मोनरी प्रेशर्स, पल्मोनरी हाइपरटेंशन पता चलती है, ठीक है। तो बेसिकली ये एक आपको इनडायरेक्टली पता चल जाता है, एक आपको आइडिया हो जाता है, लेकिन अगर आप रिलायबली पल्मोनरी प्रेशर्स देखना चाहते हैं तो दैट इज यस ऑफ कोर्स, ट्रांस थोरेसिक से बेहतर जो होगा वो ट्रांस इसोफेजियल एको होगा, और ट्रांस इसोफेजियल से बेहतर जो है वो ट्रांस राइट हार्ट कैथेटराइजेशन। तो सबसे रिलायबल राइट हार्ट से पता चलेगा, उससे नंबर 2 पे ट्रांस इसोफेजियल से पता चलेगा, और सबसे कम रिलायबल ट्रांस थोरेसिक से पता चलेगा, ठीक है। थैलियम स्कैन क्या होता है? थैलियम स्कैन से क्या पता चलता है? जी, जो स्ट्रेस थैलियम कहते हैं या थैलियम स्कैन कहते हैं, थैलियम स्कैन से क्या पता चलता है? अंडर परफ्यूज दे। परफ्यूजन डिफेक्ट्स, ठीक है, परफ्यूजन डिफेक्ट्स के लिए एक थैलियम स्कैन एक तरीका होता है, दूसरे सीटी एंजियो, सीटी एंजियो से पिटेंसी पता चल जाती है, ठीक है। तो सीटी एंजियो इज लाइक थैलियम स्कैन से भी परफ्यूजन डिफेक्ट पता चलते हैं, सीटी एंजियो कार्डिक सीटी से भी ये पता चलता है। अच्छा, थैलियम स्कैन में या सीटी एंजियो में कोई प्रॉब्लम आई तो नेक्स्ट स्टेप कौन सा होता है, नेक्स्ट टेस्ट कौन सा किया जाता है? एंजियोग्राफी। वेरी गुड, ठीक है। एंजियोग्राफी करने के लिए और तो बहुत सारी चीज़ों का ध्यान रखना होता है, लेकिन एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट होती है, अगर वो चीज़ में प्रॉब्लम हो तो एंजियोग्राफी नहीं की जाती, वो कौन सा टेस्ट होता है? जी बेटा, आपने कंट्रास्ट इंड्यूस नेफ्रोपैथी का नाम सुना है? ठीक है, तो बेसिकली उसमें क्रिएटिनिन जी किया जाता है। कोई भी कहीं पर भी डाई का जिक्र आ गया ना, तो आपको एक तो क्रिएटिनिन का पता होना चाहिए, दूसरी क्या चीज पता होनी चाहिए, या दूसरी क्या चीज का आपको ज़हन में होना चाहिए? एनाफाइलैक्सिस, ठीक है। तो जो कंट्रास्ट होती है उससे एनाफाइलैक्सिस भी हो सकता है और रीनल फेलियर भी हो सकता है, ठीक है। एनाफाइलैक्सिस अगर जी। होगा तो कौन कौन सी दवाइयां या कौन कौन से फॉरल मैनुअर्स होंगे आपके पास, क्या क्या चीजें रेडी होनी चाहिए? स्टीरॉयड होना चाहिए, और क्या होना चाहिए? एपिनेफ्रिन होनी एड्रेनालिन, चाहिए, और तीसरी एंटीहिस्टामिन, एंटीहिस्टामिन। ठीक है, प्लस एयरवे ब्रीदिंग सर्कुलेशन, ठीक है।
आपको ब्रोंकोडायलेटर्स की भी जरूरत पड़ सकती है। ठीक है। अच्छा, ये अगर ये कंट्रास्ट इंड्यूस नेफ्रोपैथी में क्या मेडिकेशन दी जाती है? दिमाग की दही बन रही है कि नहीं? नहीं, सही, अच्छा है सर। नहीं लेकिन नहीं, अच्छा अच्छा। चल रहा है। अच्छा तो है, लेकिन मुझे ये बताएं कि दिमाग यूज हो रहा है कि नहीं? बिल्कुल सर हो रहा है। डेफिनेटली। जी। कौन सी दवाई होती है कंट्रास्ट इंड्यूस नेफ्रोपैथी के लिए? चलो मैं हिंट देता हूँ, वो दवाई एक चीज की पॉइजनिंग में भी यूज होती है। N-acetylcysteine। वेरी गुड। ठीक है, एन-एसिटाइलसिस्टीन पैरासिटामोल पॉइजनिंग में भी यूज होती है। ठीक है, क्योंकि ये सवाल आपसे पूछे जा सकते हैं। एन-एसिटाइलसिस्टीन का एक और बहुत कॉमन यूज होता है आईसीयू के अंदर। म्यूकोलाइटिक एजेंट। वेरी गुड, म्यूकोलेटर होता है ये। ठीक है, म्यूकोलेटर साशे जो होता है, या ये नेबुलाइजेशन भी होती है और ओरल भी होती है। तो ये बेसिकली जो सिक्रीशंस होती हैं, ये मुझे मैकेनिज्म याद नहीं है कि इसका क्या मैकेनिज्म होता है। जो एन-एसिटाइलसिस्टीन होता है ना, ये बेसिकली ग्लूटाथायोन को बढ़ाता है। ठीक है, ग्लूटाथायोन, तो ये बेसिकली एक तरह से ये साइटोप्रोटेक्टिव होता है, साइटोप्रोटेक्टिव एजेंट होता है। और इसका लिवर फेलियर के अंदर जो, सॉरी, जो पैरासिटामोल पॉइजनिंग होती है ना, उसमें एक्चुअली एक चीज बनती है, पता नहीं इसकी एब्रिविएशन का नाम क्या है, नेपकी होता है। ठीक है, जो नेपकी होता है ना, वो नॉर्मली लिवर की एक कैपेसिटी होती है कि उसको डिटॉक्सिफाई करने की, ये एक टॉक्सिक एजेंट है। ठीक है, तो नॉर्मली जो होता है नेपकी जो होता है, जितना भी। एन-एसिटाइलसिस्टीन जो है ना, बेसिकली वो टॉक्सिक मेटाबोलाइट्स के साथ कंबाइन होता है और फ्री रेडिकल स्कैवेंजर है। ठीक है, ऑक्सीजन डिलीवरी इंक्रीज करता है टिश्यूज की, और एटीपीज प्रोडक्शन करता है माइटोकॉन्ड्रिया से। तो सही। इसकी वजह से ब्लड फ्लो इंक्रीज हो जाता है। डॉक्टर जुल्करनैन बात कर रहा हूँ सर, कैसे हैं, खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। नहीं, वो बेसिकली जो होता है ना, सिंपल वर्ड्स में ये कि ग्लूटाथायोन की बढ़ाता है, और जो नेपकी जो नॉर्मली टॉक्सिक है ना, ये उसको डिटॉक्सिफाई करता है। और जो आप दूसरा बता रहे हो वो भी होगा, बिल्कुल होगा, लेकिन सिंपल वर्ड्स में जो मुझे याद है वो यही है। ठीक है। और उसके बाद जो है आपकी और क्या चीज़ है? हाँ, उसमें वो आपसे मतलब लाइक ये कि ये आपको आइडिया होना चाहिए इसका। एनासिटाइलसिस्टीन से रिलेटेड बात हो गई, एनाफाइलैक्सिस हो गई, एंजियोग्राफी हो गई। अच्छा, और कोई कार्डिक टेस्ट रह जाता है? इंपॉर्टेंट एक है हॉल्टर। ठीक है, एक हॉल्टर जेन में रखें, और एक एम्बुलेटरी, ईसीजी। एम्बुलेटरी ब्लड प्रेशर। ठीक है, एम्बुलेटरी ब्लड प्रेशर है। ईसीजी तो ऑफ कोर्स है, वो ईसीजी का हमने नाम ही नहीं लिया है। वो ईसीजी और चेस्ट एक्सरे तो है ही है। हॉल्टर से क्या पता चलता है? और So एम्बुलेटरी there 24 hours monitoring ECG. 24 to 48 आवर्स होता है। ठीक है, उसमें आप देखते हैं कि कोई एरिथमिया, सिग्निफिकेंट एरिथमियास तो नहीं है। हॉल्टर में अगर कोई प्रॉब्लम निकले तो अगला स्टेप क्या होता है? ये सारी कार्डियोलॉजी है, लेकिन ये आपको थोड़ा बहुत आइडिया होना चाहिए। ये होती है ईपी स्टडी, इलेक्ट्रोफिजियोलॉजिकल स्टडी। ठीक है, जो ईपी स्टडी होती है, उससे अगर कोई एरिथमिक फोकस बनता है, उस जगह को वो एब्लेट करते हैं। ठीक है, जो रेडियो फ्रिक्वेंसी एब्लेशन होती है ना, उससे वो उस जो एबनॉर्मल फोकस है उसको आरएफए कर देते हैं। ये हॉल्टर के लिए होता है। एम्बुलेटरी ब्लड प्रेशर का कभी नाम सुना है आप लोगों ने? जी सर। ये क्या होता है? सर इसमें पेशेंट को कंटिन्यूसली हम मॉनिटर कर रहा था, लाइक कफ उसके साथ मूव कर रहा होता है तकरीबन ये हॉल्टर की तरह ही होता है, और उसके अंदर आपको बेस लाइन्स आपके पता चल जाते हैं उसके। ठीक है। ठीक है, और ईसीजी में क्या फाइंडिंग्स आपको मिलेंगी या मिल सकती हैं? कॉमन कॉमन आपका रेट हो गया, रिदम हो गई। ठीक है, उसके बाद कोई एक्सेस की डिविएशन हो गई। ठीक है, उसके बाद आपका कोई ब्लॉक्स हो गए, बेशक वो बंडर ब्रांच ब्लॉक हो, या जो ब्रेडी एरिथमियाज होते हैं, जो ऐसे नोड का, एवी नोड का जो है, हार्ट ब्लॉक्स, फर्स्ट डिग्री, सेकंड डिग्री, थर्ड डिग्री,
ब्लॉक्स पता चल गए। फिर उसके बाद पी वेव की मॉर्फोलॉजी हो गई, क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स हो गया, ठीक है, क्यूटी इंटरवल हो गया। तो ये और बेसिक जो रिदम की प्रॉब्लम्स होती हैं, जो इमरजेंसी रिदम्स होती हैं, ठीक है, जो मतलब लाइक है कि अनस्टेबल, ये बेसिकली ये आपका वो भी साथ ही हो जाएगा, आपकी रिवाइज हो जाएगा। अनस्टेबल जो जितने भी एरिथमियाज होते हैं, या वो उनमें या तो किया जाता है उसको सिंक्रोनाइज कार्डियोवर्जन, ठीक है, अगर वो पल्सलेस होते हैं तो उसमें डिफिब्रिलेट किया जाता है, ठीक है। मतलब बेसिकली शॉकेबल होगा या नॉन शॉकेबल होगा वैसे तो, लेकिन जो शॉकेबल रिदम्स होंगी उनमें या उसको कार्डियोवर्ट किया जाएगा या उसको डिफिब्रिलेट किया जाएगा। अगर वो पल्सलेस वीटी या विफिब है तो वो डिफिब्रिलेट किया जाएगा, और अगर वो अनस्टेबल वीटी, ठीक है, अनस्टेबल एसवीटी या एफिब, एट्रियल फ्लटर, ठीक है, ये है तो वो आपको उसमें कार्डियोवर्ट करना होगा, ठीक है। और जो ब्रेडी एरिथमियाज हैं उसमें आपने जो है वो एट्रोपिन है, ग्लूकागोन है, आइसोप्रेनलिन है, और उसके बाद अगले स्टेप पे टेम्परेरी पेसमेकर है, और फिर अगले स्टेप पे परमानेंट Permanent. ये आपका है। और साथ आपकी जो फार्माकोलॉजिकली है, वो अगर आपका ब्रॉड कॉम्प्लेक्स है तो आप उसमें लाइडोकेन या एमोडरोन आ गई, और जो है वो आपकी अगर नैरो कॉम्प्लेक्स है तो उसमें वेगल मैनुअर्स आ गए, और उसके बाद आपका एसवीटी अगर है तो वो उसमें आपका एडिनोसिन आ गया। मैं आपको ये बिल्कुल मोटी मोटी बातें बता रहा हूँ आमतौर पे, यही अगर आपको ये बातें भी याद है तो आप फेल नहीं होंगे। इससे अगर नेक्स्ट स्टेप की चीजें चाहिए तो वो ऑफ कोर्स आपसे वो पूछ सकते हैं, लेकिन मैं आपको वो बातें बता रहा हूँ जो बेसिक बातें हैं, ठीक है। किसी भी एक चीज के अंदर और बहुत सारे साइडवेज चीज होती हैं जिसपे फेलियर पॉइंट नहीं होते आमतौर पे। इन बातों के अलावा चीजों पे फेल कोई नहीं करता। अगर आपको इतनी बातें भी पता है ना, वहां पर इंसान को ये बातें भी नहीं याद रहती। अगर किसी को ये भी नहीं पता वो फेल होगा। अगर किसी को ये बेसिक बातें भी नहीं पता नहीं है ना, तो वो फिर फेल होगा। अगर वो अच्छा, आप लोगों को में से किसी को ये याद है कि ये अम्योडरोन सिंगल डोज क्यों दी जाती है? सर इसकी हाफ लाइफ बहुत ज्यादा वो लंबी है, तकरीबन 20 डेज तक जाती है इस वजह से। हाफ लाइफ या कुछ और चीज होती एलिमिनेशन ऑफ प्रोटीन बाइंडिंग भी सर इसकी बहुत ज्यादा, उसी वजह से हाफ है? लाइफ ज्यादा। वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। इसकी वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन पता नहीं 400 लीटर है, पता नहीं 400, पता नहीं 450 लीटर है। ये चली जाती है एक ही दफा, तो वो निकलने में 75 साल लगा देती है, ठीक है। अमेडोरोन से रिलेटेड और क्या बातें आपको पता होनी चाहिए? इससे सारे सिस्टम्स की प्रॉब्लम होती है। थायराइड का भी डिसफंक्शन होता है, लिवर का भी होता है, ठीक है, ये है। और हीमोडायनेमिक भी इंस्टेबिलिटी कर सकती है। लेकिन अगर कोई भी तरतीब, अगर इंट्रा ऑपरेटिवली भी एक क्वेश्चन आ सकता है आपसे कि इंट्रा ऑपरेटिव एरिथमियाज होंगे तो आपने क्या करना है, तो एयरवे, ब्रीदिंग, सर्कुलेशन, स्टेबल, अनस्टेबल, ठीक है। आपने कोई देखा कि ग्रॉस कोई इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस है, वरना अगले स्टेप में आप मैग्नीशियम, कैल्शियम का जिक्र कर सकते हैं। उसके बाद आपकी कोई चीज़ नहीं काम आ रही होती तो वो अमेडोरोन, जैसे मैंने अभी आपको माई बेस्ट फ्रेंड बताए हैं, वो सारे आप रूल आउट कर लेंगे। हाइपॉक्सिया तो नहीं है, हाइपरकार्बिया तो नहीं है, एसिडोसिस तो नहीं है, ट्यूब टचिंग द कराइना तो नहीं है। ये सारी चीज़ों से आप क्या हो रहे होते हैं। अगर इनमें से भी कोई चीज़ नहीं हुई तो फिर अगले स्टेप है एमेडोरोन। अब अगर एमेडोरोन से भी नहीं हुआ तो फिर आप सिर्फ अल्लाह से दुआई मांग सकते हैं, और आपके पास उस टाइम पर कोई एज सच मैन्योर नहीं होता। अगर अनस्टेबल हो गया तो आप उसको कार्डियोवर्ट करेंगे, ठीक है। अच्छा, उसके अलावा जो एक चीज आपने ज़हन में रखनी है कि जहां पर भी एरिथमिया आएगा ऐसा जिसके अंदर स्टेसिस हो रहा है ना, तो उसके अंदर फिर एंटीकोagulation का जिक्र आ जाएगा, ठीक है, एंटीकोagulation का। तो आपको एंटीकोagulation के बारे में पता होना चाहिए कि तमाम जो उससे रिलेटेड जो बातें होती है ना, कि एंटीकोagulation है तो उसको कैसे मैनेज करना है। तो आपको मोटी मोटी दवाइयों के ड्यूरेशन ऑफ एक्शंस पता होने चाहिए, ठीक है, कि या तो वो जो नई दवाइयाँ हैं वो तो मुझे भी ना याद नहीं रहती। अगर आपको थोड़ा बहुत उसका आइडिया है तो वो आपको पता होना चाहिए कि एक उसके अंदर एक चीज़ होती है हिट, ठीक है। तो हिट अगर है तो उसके अंदर फंडोपेरोनक्स और लेपोरिडिन जो है ना वो दी जाती है, ठीक है। तो आपको उसका थोड़ा सा पता होना चाहिए। फिर उसके बाद अगर जो आपकी या तो हेपरिन दी जा रही है, ठीक है,
अनफ्रैक्शनेटेड या लो मॉलिक्यूलर वेट। तो जो हेपरिन है उसकी 4 to 6 आवर्स है और उसको मॉनिटर किया जा सकता है किस टेस्ट से? एपीटीटी से। एपीटीटी से। एपीटीटी के अलावा कोई टेस्ट होता है जिससे इसको किया जा सकता है मॉनिटर? बेड साइड होता है, पॉइंट ऑफ केयर टेस्टिंग में से है वो। टैग से सर कर सकते हैं, उसमें आर टाइम इंक्रीज होगा। बिल्कुल ठीक है, रोटम भी हो सकता है। और फिर एसीटी। वेरी गुड, एसीटी। यस ठीक है। लो मॉलिक्यूलर वेट हेपरिन्स को मॉनिटर किया जा सकता है, इसको आमतौर पे मॉनिटर करने की जरूरत नहीं होती। 12 आवर्स फॉर प्रोफाइलेक्टिक, 24 आवर्स फॉर थेराप्यूटिक। ठीक है। और इनको मॉनिटर करने के लिए कोई टेस्ट करवाया जा सकता है? सर एंटी फैक्टर 10 ऐसे इसके लिए कर सकते हैं, करते नहीं है रूटीनली। हाँ जी, 10 लेवल्स करवा सकते हैं। ठीक है। जो बाकी जो नई मेडिकेशंस हैं यार, अनफॉर्चुनेटली मुझे उनके नाम कभी याद नहीं होते। तो ये एंटी कोआगुलेंट, जेन में रखें बात के, एक एंटी प्लेटलेट्स होती हैं और एक एंटी कोआगुलेंट्स होती हैं, इन दोनों में फर्क होता है। ब्रिजिंग जो आमतौर पे एंटी जो प्लेटलेट्स होती है ना, उसकी ब्रिजिंग भी अक्सर औकात हेपरिन से की जा सकती है, लेकिन अब वो एक और भी दवाई है जिसका मुझे अब नाम याद नहीं आ रहा, जिससे एंटी प्लेटलेट्स की भी ब्रिजिंग होती है। जुल्करनैन, अगर नाम याद है आपको तो बता दो आप। मुझे नाम याद नहीं आ रहा। जो एंटी प्लेटलेट होता है जिससे ब्रिजिंग की जाती है, वो आप लोग देख लीजिएगा। एंटी प्लेटलेट जो जिसकी शॉर्ट हाफ लाइफ होती है और उससे उसको ब्रिज किया जाता है। ठीक है। तो उसकी भी ब्रिजिंग की जा सकती है। अदरवाइज आमतौर पे अगर इवन एंटी प्लेटलेट्स भी है ना, तो वो एस्पिरिन है या आपका क्लोपिडोग्रल जो कॉमनली ली जाती है ना, तो क्लोपिडोग्रल जो है वो 4-5 डेज पहले बंद करना जरूरी होता है। ठीक है। अगर वो चल रहे हैं तो आपको प्लेटलेट्स देने पड़ते हैं, आपको प्लेटलेट्स देने पड़ते हैं। एस्पिरिन को आपको नहीं करने की जरूरत होती, या फिर आपको एफएफपीज की जरूरत होती है। ठीक है। और जो अगर पेशेंट जो वारफेरिन पे है, तो वारफेरिन पे भी देने के लिए वो आपको 4 to 5 डेज पहले बंद करना है। अगर इमरजेंसी में आ गया तो कोई तरीका होता है जिससे इसको रिवर्स किया जा सकता है वारफेरिन को? एफएफपीज देंगे उसके लिए। या पेशेंट की इजेक्शन फ्रैक्शन 20% है, आप उसको दे देंगे 1 लीटर फ्लूइड, 1 लीटर दे देंगे एफएफपीज? कोई और दवाई होती है जिससे रिवर्स किया जा सकता है? पीसीसी देते हैं आजकल, पीसीसी करते हैं, प्रोथ्रोम्बिन प्रोथ्रोम्बिन कॉम्प्लेक्स कॉम्प्लेक्स कंसंट्रेट। कंसंट्रेट। वो एक उसमें 3 फैक्टर भी होता है और एक 4 फैक्टर भी होता है। ठीक है। इसमें कौन कौन से होते हैं? 2, 7, 9, 10। ठीक है। वो जो विटामिन के डिपेंडेंट होते हैं, ये वो वाले होते हैं। ठीक है। तो ये आपके हम्म, कुछ थोड़े बहुत टॉपिक्स मैंने आपको बताने की और कवर करने की कोशिश की है। देखिए, एक बात हमने जहाँ से शुरू की थी, वो ज़हन में रखे, बात के टेबल में 5 मिनट होते हैं आमतौर पे एक सिनेरियो पे। एक से उसके अंदर 3 से 4 क्वेश्चंस होते हैं। ठीक है। तो आपने अपने आप को फोकस रखना है कि आपका आंसर टू द पॉइंट होना चाहिए और मीनिंगफुल बात करें। इन्वेस्टिगेशन अगर बता रहे हैं तो इन्वेस्टिगेशन का आप ये बताएं कि भाई ये इन्वेस्टिगेशन में इसलिए करवाऊंगा, ये इन्वेस्टिगेशन में ये इसलिए कराऊंगा। अगर उसको रूमेटॉइड आर्थराइटिस है तो उसके अंदर ये प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, उसको मैं देखने के लिए ये चीज़ों को देखूंगा। अगर आप इस तरीके से आंसर देंगे तो आपके लिए वो जवाब देना आसान हो जाएगा। ठीक है। तो मेरे ख्याल अभी के लिए इतना काफ़ी है। देखें, मैं मतलब लाइक है कि मैं आप लोगों को यही एडवाइस करूंगा कि आप लोग जो हैं वो इस तरह के सिनेरियोज जो हैं वो डिस्कस करें। और देखें, बारीकियां, बहुत छोटी छोटी बारीकियां होती हैं, लेकिन आम तौर पे बारीकियों पे फेल नहीं करते। ठीक है। ये मेरा पक्का इस बात पे ईमान है। बहुत कोई 1% एग्जामिनर होंगे जो किसी एक छोटी सी चीज को पकड़ लिया और इस बात पे आपको फेल कर दें। तो देखिए, आप 1% को नहीं प्रिपेयर कर सकते, आप 99% को प्रिपेयर कर सकते हैं। 1% को आप अल्लाह पे छोड़ दें, अगर कोई आपकी किस्मत में नहीं है ना उस वक्त पास होना, तो आप उल्टे पे लटक जाएंगे। वो हमारे एक दोस्त हैं, वो बड़े मजे की एक बात करते हैं कि बंदे की किस्मत खराब हो ना, तो बंदा ऊंट पे बैठा है ना तो भी कुत्ता आगे काट के चला जाएगा। आमतौर पे तो ऊंट पे बैठे होंगे तो कुत्ता ऊपर तो नहीं चढ़ सकता ना, लेकिन अगर आपकी किस्मत खराब है तो ऊंट पे भी आप बैठे हुए ना, तो भी कुत्ता कुत्ता काट के चला जाएगा। ठीक है। तो आप लोगों के आने का बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह आप लोग जब भी मतलब कोई भी चीज़ डिस्कस करना चाहें आप लोग कर सकते हैं। फिर मैं ये कहूँगा, जो भी पढ़ें उसको मीनिंगफुल। अब मैं 1-2 बातें आप लोगों को ख़त्म करने से, मेरे पास 3-4 मिनट है, फिर नमाज का टाइम हो रहा है। एक 3-4 बातें मैं आपको बता रहा हूँ। आपके पास 30 सेकेंड्स का आंसर प्रिपेयर होना चाहिए
हर जैसे आपसे मैं पूछूं व्हाट इज मायस्थीनिया ग्रेविस, व्हाट इज रूमेटॉइड आर्थराइटिस, व्हाट इज एनीमिया, व्हाट इज हाइपरटेंशन, व्हाट इज डायबिटीज मेलाइटस, व्हाट इज थैलेसीमिया, ठीक है, व्हाट इज सिकल सेल डिजीज, ये जितनी कॉमन डिजीजेज है ना, व्हाट इज एस्थमा, व्हाट इज सीओपीडी, ठीक है, जितनी भी ये कॉमन, व्हाट इज पार्किंसंस डिजीज, यू नेक अ नेम, आपका पहले से आंसर प्रिपेयर होना चाहिए 30 सेकेंड्स, मीनिंगफुल आंसर। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ मायस्थीनिया ग्रेविस की, और एक एग्जांपल मैं आपको सिकल सेल डिजीज की देता हूँ, जो मैं बहुत कॉमनली बोलता रहता हूँ, तो वो जबानी बहुत अच्छे तरीके से। मायस्थीनिया ग्रेविस के बारे में अगर कोई पूछे तो 30 सेकेंड्स में आपने किस तरह जवाब देना है, आपने इस तरह जवाब देना है कि मायस्थीनिया ग्रेविस इज एन ऑटोइम्यून डिजीज बिकॉज ऑफ डिस्ट्रक्शन ऑफ postsynaptic acetylcholine receptors resulting in muscle weakness. Okay. It is also associated with various other autoimmune disease. It has patient with myasthenia gravis will have altered response to common anesthetic medications, and the patient might have be receiving steroids, so steroid replacement may be needed. ये अगर आपने इतनी बातें बता दी हैं तो आपका ऑल्टर्ड रिस्पॉन्स भी देखें, अभी अब 30 सेकंड खत्म हुए, ऑल्टर्ड रिस्पॉन्स टू मेडिकेशंस भी आ गया, ऑटोइम्यून डिस्ट्रक्शन भी हो गई, मसल वीकनेस भी हो गई, ठीक है। तो आपने ऑल्टर्ड रिस्पॉन्स के रेफ को आप एक मजीद एक्सप्लेन करने के लिए आप बता सकते हैं कि इसमें मसल रिलैक्सेंट की सेंसिटिविटी होती है, पेशेंट स्टीरॉयड है तो उसको स्टीरॉयड की रिप्लेसमेंट की जरूरत होती है, अगर पेशेंट इम्यूनोसप्रेसेंट्स ले रहा है तो इम्यूनोसप्रेसेंट से रिलेटेड प्रॉब्लम्स होती हैं, अगर 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 दूसरी ऑटोइम्यून डिजीजेज हैं तो आपने उनको रूल आउट करना है। इसी तरीके से जी ठीक है, इसी तरीके से बेसिकली डॉक्टर जीशान आप बिल्कुल ये सही कह रहे हैं। जो है इसमें ये जितनी 20-25 बीमारियां हैं ना, जिन इनकी डेफिनेशन जो है ना वो सारे लोग अपने पास रजिस्टर में जो है ना वो लिख लें, और डेफिनेशन जो है ना उसके ऊपर आपका कोई वो नहीं है। जब आप डेफिनेशन बताते हैं ना एग्जामिनर को, तो एग्जामिनर उसी से अंदाजा कर लेता है कि इसको जो है ना इसके बारे में कितना पता है। अगर आपसे मायस्थीनिया ग्रेविस पूछ रहे हैं और आप मायस्थीनिया ग्रेविस की डेफिनेशन नहीं बता रहे सही प्रॉपर जो वर्ड्स हैं उसके, तो वो आपका इंप्रेशन उन पे अच्छा नहीं जाएगा। एक दो बातें मैं और बता दूं कि जब आपसे एग्जामिनर क्वेश्चन करे ना, तो आप इतने अटेंटिव हों कि वो एक दफा में ही आप सुन लें। रिपीट करने का अगर आप कहते हैं तो उससे भी एग्जामिनर जो है वो इरिटेट होते हैं कुछ, ठीक है ना। और दूसरी बात है कि चंद 2-3 चीजें हैं, मतलब मैं वो आपको कहूंगा कि वो भी आप थोड़ा देख लेना। एक एनेस्थेटिक कंसीडरेशन ऑफ साइटोरेडक्टिव सर्जरी, ये मतलब आप लोगों से पूछा जा सकता है। ये आजकल जो है ना वो हाइपरथर्मिक कीमोथेरेपी ये पूछ रहे हैं एग्जाम में। और 2-3 मैंने चीजें अब्दुल्लाही साहब को भेजी हैं। एक जो है ना आप ये देख लेना, ED95 ऑफ ऑक्सीटोसिन इन इलेक्टिव एंड इमरजेंसी सर्जरी एंड रूल ऑफ 3 कि किस तरीके से देते हैं। इसमें चेंज आ गया है, वो 10 यूनिट्स नहीं देते हैं ना 40 यूनिट्स। तो ये है। दूसरी बात जो डॉक्टर जीशान ने बताया है, डॉक्टर जीशान हमारे भी उस्ताद हैं, हमने भी डॉक्टर जीशान से सीखा और यही टेक्निक्स हमने अप्लाई की, और अल्हम्दुलिल्लाह फर्स्ट अटेम्प्ट में वाइवा पास किया। तो आप लोगों ने जो है ना वहाँ पेपर रखा होता है, अगर जहां पेपर वहां रखा हुआ है तो वो पेपर लिखने के लिए दिया गया है। आप उस सिनारियो को देखें, उस सिनारियो को सुने और वो लिख दें कि 60 इयर्स एज, लैब कोली या जो भी है वो आपसे कहती है एग्जामिनर कि आप ये लिख दें। उसके बाद अकॉर्डिंगली आंसर करें। 5 हेडिंग आपने नहीं भूलनी है: हिस्ट्री, एग्जामिनेशन, इन्वेस्टिगेशन, प्लान ऑफ एनेस्थीसिया एंड रिस्क असेसमेंट। ये हेडिंग अगर आपके जहन में है, आप दुनिया का बड़ा से बड़ा कोई भी केस हो, और पेन मैनेजमेंट आपके जहन में क्लियर होना चाहिए, चाहे आप किन से करते हैं, मॉर्फिन फेंटेनिल से करते हैं, ब्लॉक लगाते हैं, एपिड्यूरल लगाते हैं, पेरिफेरल नर्व ब्लॉक लगाते हैं, जो भी है इसके ऊपर बड़ा आजकल इनका वो है कि TKR की पेन मैनेजमेंट पूछ लेंगे। जो आप अपने सेंटर में करते हैं वो बता दें। PCA का नाम लेंगे, वो आपसे पूछेगा कि PCA के क्या कंपोनेंट्स होते हैं, किस तरह दिया जाता है, कौन सी ड्रग्स होती हैं, लॉकआउट टाइम क्या होता है, और ये सारी चीजें जो है ये आपको पता होनी चाहिए। आपके मुंह से जो भी चीज निकले वो पूछेंगे कि ये क्या होता है। दूसरी बात ये कि देखिए, फेल वही इंसान होता है जो बहुत बड़ा ब्लंडर करता है। 3 चीजें आपके पास होनी चाहिए: एक, आपके पास कोर नॉलेज होना चाहिए, अच्छा कॉन्फिडेंस होना चाहिए, और दूसरी बात ये है कि जो आप बोल रहे हैं उसके ऊपर आप स्टे करें। एक और बात, अगर आपने कोई चीज मिस्टेक कर दी है, कोई चीज आपसे रह गई है
और एग्जामिनर आपसे पूछता है कि आपने ये की थी, अगर आपने की थी तो आप बता दें मैंने की थी, अगर आपने नहीं की तो आप उनसे कह दें, झूठ आपने नहीं बोलना, क्योंकि 2 एग्जामिनर होते हैं, वो नोट कर रहा होता है। बाकी जो है वो ये जो जीशान साहब ने टॉपिक्स लिखे हैं, इनकी डेफिनेशन आप रोज एक दूसरे को सुनाएं। एक खास डेफिनेशन है अस्थमा की, सीओपीडी की, डायबिटीज की। आप डायबिटीज, मैंने जब एआरडीएस की डेफिनेशन सुनाई थी ना एग्जामिनर को, एग्जामिनर ने ग्लासेस नीचे करके ऐसे मुझे देखा और कहा कि ये डेफिनेशन आपने कहाँ से पढ़ी है, क्योंकि मैंने वो 10 लाइनों की डेफिनेशन सुनाई थी जो मैंने 20 दफा रट्टा मारा था उसका। ठीक है ना, तो आपके जब अल्फाज वो अदा होते हैं ना, तो एग्जामिनर समझ जाता है कि इसको मैंने नंबर अच्छे देने हैं, और वो आपको बता देता है, और उसका फिर जो है ना बहुत सारी चीजों में वो आपको फैसिलिटेट करते हैं। और ये आपने काइंडली नहीं कहना कि ये केस मैंने नहीं कराया। खुदा के लिए अपनी नर्व्स पे कंट्रोल रखें। आपने सब कुछ कराया, जो कराया नहीं कराया वो उसने आपसे क्वेश्चन करने, लेकिन अगर आपने कह दिया कि मैंने ये नहीं कराया, वो उसने आपको पास नहीं करना। ठीक है, यू आर गोइंग टू अपीयर इन पार्ट 2 वाइवा, सो प्लीज बी कॉन्फिडेंट। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया। ये इसमें ना मैंने इन्हीं बातों को थोड़ा सा समराइज सा किया हुआ है। और देखें, मैं आपको बताऊं कि आपको कॉन्फिडेंस से आप जो चीज़ एक्सप्लेन कर पाएंगे वो ही ज़्यादा इफेक्टिव होगी। ठीक है, तो इंशाल्लाह फिर ज़िंदगी बखैर करेंगे। अजान हो गई है, असल में नमाज का टाइम हो रहा है। तो इंशाल्लाह ज़िंदगी बखैर फिर करेंगे। आप लोगों को कोई भी टॉपिक डिस्कस करना हो तो यू कैन जस्ट कॉन्टेक्ट मी एनी टाइम। जुल्फरनैन भी हैं इंशाल्लाह। तो आप जो है वो बी कॉन्फिडेंट, ट्राई टू स्पीक आउट। इंशाल्लाह फिर अगला करेंगे सेशन। आप अभी तो है वाइवे में टाइम। अच्छा, एक दूसरी बात पता है क्या है कि आप लोग जो है ना पेशेंट के ऊपर प्रैक्टिस करें काइंडली, ठीक है ना, हिस्ट्री टेकिंग। और जैसे अभी आप लोगों के पास काफी टाइम है, अक्टूबर नवंबर दिसंबर, ठीक है, और हिस्ट्री आप अपनी अच्छी रखें, और जो रेलिवेंट एग्जामिनेशन है ना वो करें। जब वो आपसे कहे कि रेलिवेंट एग्जामिनेशन करना है, देखिए केस वही है 15, लेकिन एक बात याद रखिएगा, कोलोन कैंसर, ओवेरियन कैंसर, इवन जो है वो आपके पास हिप रिप्लेसमेंट का लॉन्ग केस आ सकता है, ठीक है ना। तो एनीमिया पे भी आपका वाइवा हो सकता है, रूमेटॉइड आर्थराइटिस पे आपका वाइवा हो सकता है। तो वही चीजें हैं, बस आपने थोड़ा सा कंफ्यूज नहीं होना। जो चीजें आप अपने सेंटर में करते हैं आप वही बताएं, आप किन्स देते हैं आप किन्स बताएं, मल्टी मॉडल का नाम लें, आप ब्लॉक लगाते हैं आप ब्लॉक बताएं, लेकिन जो चीज आपको पता है वो आप करें। और मेरे एक दोस्त को माइस्थीनिया ग्रेविस लॉन्ग केस में भी आ चुका है। तो जो है ये चीज भी आप अपने जहन में रखें कि उससे रिलेटेड फ्लो वॉल्यूम लूप्स और कार्डियोलॉजी के जैसे टेस्ट बताएं सर ने, इनकी मोटी मोटी बातें आपको पता होनी चाहिए। और पीए कैथेटर का नाम काइंडली आप ना लें, इसको आप अपनी जिंदगी से निकाल लें, ठीक है ना, ये ना कोई डालता है अब, ठीक है ना, इसकी कोई मतलब सिग्निफिकेंस है, ठीक है। एको का दौर है, अब एको का दौर है। चलें बस ठीक है यार, बहुत बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे। ठीक है, थैंक यू, अस्सलाम वालेकुम।